Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay, so now let us discuss the remaining portion of quantum mechanics. रख रहे क्या क्या कह रहे हो? सर? कल का शेड्यूल है, उसके अंदर क्लासेस है सुबह से शाम तक की। कल टेस्ट नहीं रख रहे क्या? टेस्ट जो है ना ट्यूसडे को रहेगा, ठीक है, कल नहीं रहेगा। और सर कल मॉर्निंग की क्लास सबको अटेंड करना है। कल मॉर्निंग क्लास किस चीज की है? मैकेनिक्स वाली है क्या? हाँ, न्यूट्रॉन मैकेनिक्स सबके लिए है, ठीक है ना। पहले देखो कुछ दिन अभी न्यूट्रॉन एक्चुअली जानते हो, मतलब हमारा प्लान ये है ना कि वो अभी हमारा जो वो बैच चल रहा है ना, ऑफलाइन बैच, उसमें भी कुछ पोर्शन हमें ऑनलाइन हमने बोल रखा है उन लोगों को कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे कुछ पोर्शन, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस उनका बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि वो वीकेंड बैच है। सिर्फ जानते हो सैटरडे को 1 क्लास लगती है और संडे को 3 क्लास लगती है। टोटल वीक में 4 क्लासेस हो रही है, तो 4 क्लासेस में तो काफी डिले हो जाएगा ना सिलेबस। तो इसीलिए उनको भी हमने बोल रखा है कि आपकी कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी चलेगी, ठीक है। तो अभी 1 वीक आप लोगों का मैकेनिक्स चलेगा, उसके बाद फिर हम मॉर्निंग में जो है ना थर्मोडायनेमिक्स का क्लास लेंगे, और सबका लेंगे थर्मोडायनेमिक्स का क्लास, ठीक है। ओके, जो क्लासेस ऑफलाइन होगी फिर उसका वीडियो फीड नहीं मिलेगा? उसका भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ऑफलाइन होगी क्या? तो आप लोग ऑनलाइन में एडमिशन लिए, तो ऑफलाइन का क्या मतलब है? नहीं सर, जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं ना, तो ऑफलाइन में हम लोग मैकेनिक्स आप लोग को भी तो पढ़ाएंगे। ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा ऑनलाइन में होता है, कंटेंट जो है ना ज्यादा कवर होता है ऑनलाइन में, ठीक है। ऑफलाइन में तो टाइम कम होता है। और ऐसे में ये मत सोचो कि आप ज्यादा यहाँ से लेक्चर ज्यादा ले लोगे तो ज्यादा नॉलेज बढ़ जाएगा। नॉलेज अपने आप बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। कहीं से लेक्चर सर ऑनलाइन में ज्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं हम लोग। हाँ नहीं, दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि आप हमेशा ध्यान रखिए, नॉलेज अगर गेन करना चाहते हैं ना तो अपने आप पे विश्वास कीजिए, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि हम ज्यादा लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो लेक्चर पड़े हुए हैं पूरे यूट्यूब में, अब बैठ के देखते रहिए सारा दिन, ठीक है। तो उससे नॉलेज बढ़ जाएगा। जब तक नॉलेज बढ़ता है एक्सप्लोर करने से, कोई प्रॉब्लम है उसमें आप अटक गए तो आप अटके रहो उसमें, ठीक है ना। ऐसे नहीं किसी से जाके पूछ लेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं बढ़ता है नॉलेज, ठीक है। जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि हम आपको देखो बता रहे हैं। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? ऑफलाइन क्लासेस कहाँ पे होते हैं, किधर? ऑफलाइन क्लासेस होती है हमारी कोचिंग में, जो कोचिंग सेंटर जो है वहाँ पे होती है। प्लेस कहाँ पे है तो? दिल्ली है, दिल्ली। और ये घर है क्या सर? ये ऐसे ही मतलब एक फ्लैट जैसा ले रखा है हमने, ठीक है, वहां से क्लास लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो हम आपको बता रहे हैं लेक्चर देखने से नॉलेज नहीं बढ़ता है। अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है उसमें आप फंस गए, ठीक है ना, तो उसको अगर आप कहीं से मतलब खुद से सॉल्व कर लेते हो ना अगर ढूंढ करके, तो उससे ज्यादा नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। आप किसी से पूछ लोगे तो नॉलेज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उससे तो फिर लिमिटेड हो जाएगा, एक्सप्लोर करना पड़ता है सब्जेक्ट को, ओके, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग लास्ट क्लास में पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस कर लिए थे। देखो पॉस्टुलेट्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। पॉस्टुलेट्स सर स्पेशल फंक्शन के बाद गामा फंक्शन स्टार्ट कर दीजिए सर। क्वांटम में बहुत यूज हो रहा है ये एक्सपोनेंशियल टर्म सोल्व करने में। अरे तुम लोग जो है ना ये सब गामा फंक्शन स्टार्ट क्या करना है? गामा फंक्शन पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है ना। गामा फंक्शन कहीं पढ़ाया जाता है? बोलो। आप लोग जानते हो, जब तक बता रहे हैं हम आपको, देखो कोचिंग को बस एक डायरेक्शन मानिए, कोचिंग पे ही एकदम पूरा निर्भर मत हो जाइए आप लोग, ठीक है। ऐसे नहीं तो कभी नॉलेज गेन नहीं होगा और एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। कोचिंग पे ऐसे डिपेंड हो गए आप लोग, गामा फंक्शन भी बोल रहे हो कोचिंग में पढ़ा दें। अब गामा फंक्शन क्या है? बुक गूगल में सर्च करिए, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा गामा फंक्शन क्या है। अब हम नहीं पढ़ाएंगे तो क्या आप गामा फंक्शन आप सीख नहीं सकते हो क्या? गामा फंक्शन आप सिलेबस में देखो, कहीं लिखा हुआ है? नेट के सिलेबस में या जैम के सिलेबस में लिखा हुआ है गामा फंक्शन? आप दिखाइए हमें। 1 मिनट रुको, अभी हम दिखा रहे हैं। देखो, जितना ज्यादा दूसरों पे डिपेंड करेंगे ना, समझिए उतना ज्यादा आपको मुश्किल होगा लाइफ में, इतना ध्यान रखो। देखो 1 मिनट अभी दिखा रहे हैं। देखो ये नेट का सिलेबस है फिजिक्स का, ठीक है ना। देखो आपका सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल फंक्शंस, ठीक है ना। स्पेशल फंक्शन के ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है? हर्माइट लिखा है, बेसेल लिखा है, लेग्रेंज लिखा है, लीजेंड्रे लिखा हुआ है। गामा फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है? अब बोलोगे गामा फंक्शन पढ़ाइए, फिर बोलोगे बीटा फंक्शन भी पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे देखो, मैं जब आप
फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के यूज होते रहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट्स कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको जो है ना कुछ कुछ चीजें खुद से भी सीखने की हैबिट डालनी है, ठीक है ना। आप देखो स्पेशल जो एडवांस लेवल का सिलेबस है यहाँ पे एडवांस पोर्शन में सी पार्ट में देखिए, इसमें देखिए गामा फंक्शन कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है गामा फंक्शन, ठीक है। सिलेबस में जैम के सिलेबस में नहीं लिखा है। तो अब जानते हो, मान लो क्या बोलते हैं यूज होने लगा सिलेबस में, अब लिमिट भी नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में कहीं पे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब लिमिट तो यूज होता ही रहता है ना, तो लिमिट तो उतना तो आपको अलग से सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो गामा फंक्शन देख लोगे आप लोग, ठीक है। ऐसे हम बस एक लाइन बता देते हैं। देखो गामा फंक्शन ये होता है ना, गामा सॉरी डबल एम होता है या सिंगल एम होता है? डबल एम। ठीक है, गामा फंक्शन हम लोग इस तरह से, ये बहुत वेरी यूजफुल है, ध्यान रखोगे, वेरी यूजफुल, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होगा और क्या कहते हैं आपके इसमें भी यूज होगा, क्या बोलते हैं उसे, जब आप थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये गामा फंक्शन का। इसमें ये कहा जाता है, मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन है 0 to infinity, ठीक है ना, और x to the power n-1 है और e to the power -x और into dx, ठीक है ना, ये है बेसिकली। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे ना तो दिस विल बी इक्वल टू गामा n, ठीक है, गामा n, बस यही। और इसकी एक प्रॉपर्टी बस पढ़ लो, गामा n+1 इज इक्वल टू होता है n गामा n, ठीक है ना। और अगर क्या बोलते हैं n जो है इंटीजर है, अगर n इज इंटीजर, ठीक है, तो इंटीजर होने पे आप ध्यान रखोगे कि गामा n+1 जो होता है दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, ठीक है। बस इतना जानते हो तो आप समझ लो गामा फंक्शन सीख गए, ओके। बस इतना, इससे ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए कभी कभी एक इंटीग्रेशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होता है, वो हम बता देते हैं। देखिए e to the power -α(x²) एक यूज होता है 0 to infinity, ठीक है ना, dx। अगर ऐसा इंटीग्रेशन यूज हुआ, ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, ये एक्चुअली दो जगह यूज होता है, क्वांटम में और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, इसीलिए हम इसको डिस्कस करते रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो आप इसमें क्या करते हो, इसमें आप जो है ना पुट, ठीक है, α(x²) इज इक्वल टू आप y पुट कर दोगे, ठीक है ना, y या t कुछ भी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा √y/α, ठीक है। तो dx आप कैलकुलेट करोगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2√α, ठीक है ना, और y to the power -½ इतना आएगा, देखिए जरा, और इंटू dy। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ठीक है। तो यहां से ये इंटीग्रेशन, जैसे ये इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो देखिए ये दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0 to infinity, लिमिट चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए x 0 लिखोगे तो y 0 आ गया, x इन्फिनिटी लिखोगे तो y इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो e to the power -y और यहाँ से dx इज इक्वल टू 1/2√α, ठीक है, 2√α और y to the power -½ ठीक है, और यहाँ से dy ये आ गया। तो यहाँ से देखिए 1/2√α, ठीक है, 1/2√α और यहाँ पे आ जाएगा y to the power -½ है ना, जिसको ऐसे लिख दो ½ -1, ठीक है, और e to the power, सॉरी यहाँ पे e to the power -y और dy, ठीक है। तो ये देखिए ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसलिए हम बता दे रहे हैं क्वांटम में भी यूज होगा, अभी देखोगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ऐसा ये 1/2√α तो बाहर हो गया, ठीक है ना। इस इंटीग्रेशन की बात करें, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है गामा फंक्शन का, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 to infinity लिमिट दिया हुआ है, 0 to infinity। तो यहाँ से देखिए ये जो है ना इस फॉर्म में है, ये x to the power n-1, n की जगह पे हाफ है, हाफ माइनस, ये -1 था ना पावर, तो इसको ½ -1 लिख दिया गया, ठीक है ना, सो दैट इट मैचेस विद दिस फॉर्म, ओके। तो ये गामा हाफ बन जाएगा, दिस इज गामा हाफ, तो ये बन जाएगा 1/2√α, ठीक है ना, और गामा हाफ। तो आप लोग जानते होंगे कि गामा हाफ इज एक्चुअली इक्वल टू √π होता है, ठीक है ना। सो दिस इज 1/2, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा √π/α, ठीक है। तो कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन दिखेगा तो बस ऐसे, ये आप चाहते हो तो डायरेक्ट इतना लिख दोगे 1/2 √π/α, ठीक है ना। तो इस बस गामा फंक्शन का समझ लो यही दो एक फॉर्मेट, इसका ये तो याद रखना ही है, कभी कभी ये इंटीग्रेशन अगर याद है तो आपको ज्यादा हेल्प करता है ये, ठीक है ना। 0 to infinity -α(x²) और इंटू dx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2√π/α, ठीक है। बस इतना याद रखोगे, ठीक है ना ये। और ये जो अभी हम यूज किए ना यहाँ पे, एक चीज ये याद रखोगे कि गामा हाफ जो है दैट इज इक्वल टू √π होता है, ठीक है, √π, ओके।
बस यही है गामा फंक्शन। ओके, तो इतना तो ये आप जानते हो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब इससे ज्यादा जानते हो कौन पढ़ते हैं? ठीक है, बताइए इससे ज्यादा कौन पढ़ते हैं? यू नो हु स्टडीज मोर देन दिस? मैथमेटिक्स स्टूडेंट। सर जो पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी वाले भी नहीं पढ़ते हैं। देखो, जब आपने देखा होगा कि जब आप बीएससी में मैथमेटिक्स पेपर रखते हो ना, तो उसमें जानते हो कुछ रिलेशंस वगैरह प्रूव करने के लिए आता है गामा फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है ना? तो बीएससी का एग्जाम आप दे रहे हो ना, थ्योरी का एग्जाम, तब आप इससे ज्यादा पढ़ते हो। लेकिन आप ध्यान रखो, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है? अब आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो नहीं देने जा रहे हो कि गामा फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी पढ़ने लगे। ठीक है ना? वो सब प्रॉपर्टी वगैरह सब सिर्फ बीएससी में पढ़ाया जाता है, या ठीक है ना, बीएससी में ही पढ़ाया जाता है बेसिकली। ठीक है, वो सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लो, गामा फंक्शन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है? ठीक है, तो अब देखो हम लोग लास्ट क्लास में देखो पॉस्टुलेट्स हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है ना? अब देखो एक दो क्वेश्चन पहले पॉस्टुलेट पे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो इसको लेकर चलिए। तो ये देखो किसकी आवाज आ रही है? ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं। इसको आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसका यूज होता है कैलकुलेशन में। ओके, ठीक है, तो देखो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ठीक है, एन ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वेबल बोल सकते हो या फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है ना, सो एन ऑब्जर्वेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, हम लोग ऑपरेटर, एक ऑपरेटर हम लिख रहे हैं। ठीक है ना? ऑपरेटर है बेसिकली, सपोज करो इस तरह से। ठीक है, दिस इज सपोज 1,1 0 0। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल को हम इस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन इज द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इज इन स्टेट, एक कोई भी स्टेट ऐसे दिया हुआ है, सपोज करो 2 3, इस स्टेट में है सिस्टम। ठीक है ना? इज इन स्टेट दिस। ठीक है, इफ this observable is measured, ठीक है, what is probability of getting outcome, जब, ठीक है ना, outcome equal to -1। ठीक है, ये इसका ये क्वेश्चन है। कैन यू आंसर इट? देखो जो लास्ट क्लास में बताया गया था ना, बस उसको यूज करके आंसर करना है। ठीक है, देखो एन ऑब्जर्वेबल प्योरली बेस्ड है बेसिकली पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे। हमने आपको बताया कि पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में कि हम ऑब्जर्वेबल या फिजिकल क्वांटिटी को एक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ऑपरेटर बेसिकली एक बेसिकली मैट्रिक्स भी हो सकता है या एक डिफरेंशियल ऑपरेटर भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये हमने ऑपरेटर लिख दिया, दिस इज दी ऑपरेटर। ओके, नाउ हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो है ना इस स्टेट में है, तो अगर हम इसी दिस ऑब्जर्वेबल जो यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेबल को हम मेजर करते हैं इस स्टेट पे, तो -1 पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, आउटकम जो है -1 आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम इक्वल टू -1। ठीक है, ओके, तो देखो हम जानते हैं ना कि जब भी किसी ऑब्जर्वेबल को मेजर किया जाता है तो आउटकम जो होता है वो बेसिकली आइगन वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस ऑपरेटर का आइगन वैल्यू निकाल के देखिए। इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे तो आप कितना निकलेगा आइगन वैल्यू? बताइए जरा, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज? +-1। हाँ, इसके आइगन वैल्यूज हैं +-1, तो इसका मतलब -1 है, तो इसका आउटकम -1 आ सकता है। ठीक है ना? ये जो बात, अगर मान लीजिए हम इसमें पूछते ना क्वेश्चन में आपसे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम इक्वल टू सपोज 2,
तो आप बोलते हैं कि इसका आइगन वैल्यू तो +1 और -1 है, और हम जानते हैं पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जब भी किसी ऑब्जर्वेबल को मेजर करते हैं तो आउटकम जो होता है वो आइगन वैल्यू के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि आउटकम तो यहाँ पे बेसिकली 2 हो नहीं सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 शुड बी 0, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन -1 इसका आइगन वैल्यू है तो इसलिए -1 आएगा आंसर में, वही हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो इसको हम सॉल्व भी करा देते हैं, ठीक है ना। देखो बेसिकली आप ये देखिए, इसको जानते हो आपको समझना कैसे पड़ेगा। देखो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हम करा रहे थे ना, उससे रिलेट करना होगा। देखो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में याद है स्टेट को ऐसे लिख रहे थे, मान लो जैसे लिखा हुआ है 2 psi1 और +3 psi2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सभी मान लीजिए किसी ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो उस ऑपरेटर के आइगन स्टेट में लिखा हुआ है, ठीक है, और उसी ऑपरेटर का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब उसी ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम पूछते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टेट psi1, तो आपको याद है कि इसको पहले नॉर्मलाइज कर देते हैं और फिर यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आता है उसका मॉडुलस स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो ये जो स्टेट है ना, इसको एज ए लीनियर सुपरपोजिशन, इसको सुपरपोजिशन ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ दिस ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स में के टर्म में इसको लिखना पड़ेगा एज ए सुपरपोजिशन ऑफ आइगन स्टेट्स, ठीक है। तो फिर आंसर आएगा हमें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन बता रहे हैं हम आपको। सॉल्यूशन पहले, सबसे पहले आप बताइए इसका आइगन स्टेट्स क्या है, व्हाट आर द आइगन स्टेट्स ऑफ दिस ऑपरेटर, ठीक है ना। देखो ये जो ऑपरेटर है हमारा, मान लो इसको ए बोल देते हैं, तो ए इज 0 1 0 सॉरी 1 0, ठीक है ना, 1 0। तो इसके आइगन वैल्यूज निकालने के लिए देखो आप आइगन वैल्यूज, ठीक है, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आप ऐसे लिखोगे, देखो यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट -λ 1 1 और -λ, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से λ स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो λ इज इक्वल टू +-1, ये आइगन वैल्यूज आ गए इसके, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं ना आइगन वैल्यू के लिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसे λ माइनस कर देते हैं और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आइगन वैल्यूज निकल गया। अब हम यहाँ पे आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, ठीक है ना। देखो आइगन वेक्टर्स, इसके आइगन वेक्टर्स निकालिए, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स आपको इसका निकालना पड़ेगा। ये जो ऑपरेटर है, ये जानते हो बहुत वेल नोन ऑपरेटर, मतलब मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो हाँ, ये सिग्मा एक्स है, एक्चुअल में पॉलीमैट्रिक्स है। हम लोग मैट्रिक्स से जब पढ़ रहे थे उस टाइम हम बताए भी थे ये है ना कि दिस इज पॉलीमैट्रिक्स एक्चुअली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है कि जैसे मान लो आप ये यहाँ पे हम लोग आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं ना, तो देखो पहले लिखते हैं फॉर λ इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे हैं। तो देखो 0 1 और 1 0 है, इसका आइगन वेक्टर मान लो ए बी आप ले लेते हो, ठीक है ना, ए बी। तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, देखो λ की जगह 1 लिख देंगे और फिर से यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो बी, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे 0 से ए मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और तो ये बी और ए आ जाएगा, और यहाँ पे दैट इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना, ए बी। तो यहाँ से देखो इक्वेट करने पे आपका रिजल्ट जो आ रहा है ना, इसे इक्वेट करोगे तो रिजल्ट इज बी इज इक्वल टू ए। तो रिजल्ट जो है ना बी इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू बी आ गया। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि इसके आइगन वेक्टर जो है ना, ओके, इसका आइगन वेक्टर बेसिकली मतलब बी इक्वल टू ए है, तो हम मान लो ए का वैल्यू 1 लेंगे तो बी भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू 1 लोगे तो बी भी 1 आ जाएगा। तो इसलिए एक आइगन वेक्टर इसका ऐसे लिखा जा सकता है, देखो आइगन वेक्टर, ठीक है ना। तो आइगन वेक्टर इसका आप ऐसे लिख सकते हो 1 1, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लीजिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 3 3, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो इसको चेक करना है ना, अगर ये नॉर्मलाइज है नहीं तो आप क्या करो, इसका मॉडुलस स्क्वायर करो, इसका मॉडुलस स्क्वायर करो, तो देखो कि 1 आ रहा है कि नहीं। तो इसका मॉडुलस स्क्वायर करेंगे तो आप देखो कि ये बेसिकली कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 आ जा रहा है ना। मॉडुलस, इन दोनों का मॉडुलस स्क्वायर ऐड करने से दोनों एलिमेंट का 2 आ रहा है, तो इसको क्या करो 1/√2 से डिवाइड कर दो। तो अब ये नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि आप देखो 1/√2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/√2, यहाँ पे 1/√2। तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 और इसका भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 अब 1 आ जाएगा। तो ये नॉर्मलाइज हो गया, तो ये नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से फॉर λ इज इक्वल टू -1 करोगे ना, तो देखो λ इक्वल टू हम यहाँ पे सिर्फ -1 पुट करेंगे ना, -1, तो इससे हमारा रिजल्ट बस यहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू -a, ठीक है ना, b इज इक्वल टू -a। इसका मतलब a को 1 लिखेंगे ना तो b जो है -1 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें आइगन वेक्टर जो आएगा, ठीक है ना, आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर इज इक्वल टू 1 और -1 आ जाएगा। फिर इसको नॉर्मलाइज करना है तो 1/√2, इसमें वही करोगे, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, इसका मॉडुलस का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। तो 2 आ रहा है तो 1/√2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यही बेसिकली रिजल्ट है, ठीक है ना।
तो ओके, तो दोनों के आइगन वेक्टर निकल गए। तो अब हमारा जो गिवन स्टेट है ना, देखो गिवन स्टेट, तो गिवन स्टेट जो है हमारा ये बेसिकली ऐसा था 2 3, ठीक है ना, इट वाज 2 3, यही था ना, देखो क्या था, हाँ 2 3 था, ठीक है। तो इसको पहले नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है ना, नॉर्मलाइज इट, ठीक है, इसको नॉर्मलाइज कर दो। इसको नॉर्मलाइज करना है ना, तो 2 स्क्वायर बेसिकली देखो 4 हो गया, और 3 स्क्वायर 9, तो 9 4 13 13 हो गया है ना। तो इसको क्या करो, दोनों का मॉडुलस स्क्वायर करने से 13 आ रहा है, तो इसको 1/13 √13 से डिवाइड कर दोगे, तो नॉर्मलाइज्ड स्टेट ये जो है ना ऐसा हो जाएगा 1/√13 2 3, ठीक है, ये लिख देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, तो इसको हम लिखेंगे मतलब एज ए सुपरपोजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, या देखो एक तरीका तो ये है कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आइगन स्टेट, या तो फिर हम एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो इसमें ये बोला गया ना कि बेसिकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइगन वैल्यू -1, ठीक है ना, -1 आइगन वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम -1, ठीक है ना, -1। तो हम देखो ये जानते हैं, फिर से पॉस्टुलेट चलो यूज कर देते हैं, पॉस्टुलेट यूज करेंगे ना। तो पॉस्टुलेट में देखो ये बताया गया है कि जब भी कोई मेजरमेंट किया जाता है तो फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम कौन सा होता है, याद है, व्हाट इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम? हाँ, आइगन वैल्यू होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें साई इनिशियल जो है ना, साई इनिशियल दैट इज इक्वल टू है 1/√13, ठीक है, और 2 3 है, और इसमें फाइनल स्टेट जो है ना, फाइनल स्टेट, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली फाइनल स्टेट हमारा 1/√2 है, और ये 1 और -1 है, ये फाइनल स्टेट हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए अब देखो इस स्टेट से इस स्टेट में सिस्टम चला जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू -1 आया ना, तो -1 आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो है ये हो रहा है। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो फाइनल स्टेट उसका आइगन स्टेट हो जाता है, तो ये आइगन स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए क्या है कि ये इनिशियल है और ये फाइनल, इसको अगर चाहते हो तो वैसे कैट, क्योंकि ये वेव फंक्शन नहीं है ना, तो इसको कैट सिंबल में लिख दो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन बेसिकली निकाल देते हैं कि पहले ये स्टेट था, मेजरमेंट के बाद ये बन जाएगा, तो इस स्टेट से इस स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, तो ये हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा साई फाइनल, ठीक है, और साई इनिशियल, ठीक है ना, ये ब्रैकेट नोटेशन यूज कर रहे हैं देखो, ठीक है। तो ये इनर प्रोडक्ट दोनों का कर दिया गया, इसका मॉडुलस स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो साई स्टार साई, फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए ये नोटेशन यूज किया जाएगा। ये एक जनरल नोटेशन है, ये मैट्रिक्स में हम बताए थे आपको, दिस कैन रिप्रेजेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आपका क्या बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी रिप्रेजेंट कर सकता है और इंटीग्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो अभी फॉर द टाइम बिंग ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये कैट स्टेट है, कैट स्टेट जो होता है ना वो बेसिकली कॉलम होता है, तो ये कॉलम हो गया, ठीक है ना, इनिशियल स्टेट, और ये ब्राइट स्टेट है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रो में लिखना पड़ेगा ऐसे, तो 1 -1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कॉलम में लिख दोगे तो देखो 1/√13 है, ठीक है ना, 1/√13, और ये है 2 3, ठीक है ना। अब इसका मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे, तो देखो 13 और 2 26 हो जाएगा, तो 1/26 हो गया ये स्क्वायर की वजह से, और यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 2 - 3, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, बेसिकली आंसर यही आ गया 1/26, ठीक है। दैट्स द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बेसिकली 2 3 सॉरी -1 आउटकम, वो जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/26, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये स्लाइटली मतलब एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ गया ना, देखिए ये जस्ट TFR में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये आप जैसे जानते, मतलब क्या होगा कि जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे ना और आगे, तो आपको ये सब ध्यान में आ जाएगा कि इसका आइगन स्टेट जो होता है, अब आप जैसे यहाँ पे सीख गए कि इसका आइगन स्टेट जो है वो 1 है और -1 है, ठीक है ना, सॉरी 1 1 है और 1 -1 है, ठीक है। तो इसलिए आप फिर क्विकली आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, पहले अगर नहीं जानते हैं तब तो ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, लेकिन जनरली क्वांटम मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स को ये पता चल जाता है कि इसका आइगन वैल्यू तो पता है +-1 आ रहा है और आइगन स्टेट ये, तो एक तरह से मेमोरी में आ जाती है ये चीज, तो इसीलिए ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यही इसका आंसर है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ओके, ठीक है। देखो एक दूसरा क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो स्टेट
ऑफ ठीक है ए पार्टिकल इन infinite potential well, ठीक है, potential well of width L is given as, ठीक है। इसका स्टेट जो है ना इस तरह से दिया हुआ है, देखो यहाँ पे L इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू, ठीक है, सम सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है साइन एक्स, ठीक है, सॉरी एक मिनट, साइन पाई एक्स बाई एल, ठीक है, प्लस 2 साइन, ठीक है, 2 साइन 3 पाई एक्स बाई एल, ओके, और प्लस सम बी और साइन, ठीक है, 5 या 4 पाई एक्स बाई एल, ठीक है ना, इस तरह से लिखा गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड, अगर साई नॉर्मलाइज्ड है देन फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड देन फाइंड वैल्यू ऑफ बी। ओके, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। प्लस और माइनस 2 आयोटा, क्या 2 आयोटा? प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा आ रहा है। चलो ठीक है, इसको देखो हम फिर भी ये जानते हो कैलकुलेशन में कभी जरूरत पड़ सकता है इसका, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इफ जैसे एनर्जी मेजर किया जाता है तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम पहले इसको देखो एक कन्वर्जन करने का तरीका आपको बताते हैं, ठीक है ना। व्हाट वी डू इज, देखिए इसको जो है ना इसका सोल्यूशन ऐसे करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन साई इज इक्वल टू, पहले इसको क्या करो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो ग्लोबल फैक्टर L/2 से। आंसर तो L के फॉर्म में आएगा ना? नहीं एल के टर्म में नंबर आएगा, ठीक है। ये लोग सही बता रहे हैं शायद, प्लस माइनस 2 आयोटा जो बता रहे हो ना, एल के टर्म में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए इसको जो है ना हम ऐसे लिख देंगे L/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे √2/L से, तो 2/L, और ये हो जाएगा साइन पाई एक्स और बाई एल, ठीक है ना, और प्लस 2 टाइम्स और √, फिर से 2/L, और ये साइन, ठीक है, 3 पाई एक्स बाई एल, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे भी b आ गया और √2/L और साइन 4 पाई एक्स बाई एल, ठीक है ना, ये ऐसे लिख दिया गया। ये आप मेथड देखो, हम कंप्लीट जो प्रॉपर मेथड है ना वो बता दे रहे हैं ताकि आपको बाद में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इसमें देखिए साई इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि ये जो है ना आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टन मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से आता है, और आपको पता है ना कि श्रोडिंगर इक्वेशन को अब हम आइगन वैल्यू इक्वेशन की तरह हम देख रहे हैं, ठीक है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन हैज बीन नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइगन वैल्यू इक्वेशन, तो इसीलिए वेव फंक्शन को अब हम बोलते हैं, इसको आप सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन भी बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन है ये, दिस इज आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन। तो हम ये कहेंगे कि आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन है फॉर n इक्वल टू 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साई 1, ठीक है ना, प्लस ये आप देखिए आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन है फॉर n इक्वल टू 2, तो प्लस 3, तो इसको साई 3 लिख सकते हो, प्लस ये b इंटू, और इसे आप साई 4 लिख सकते हो, ठीक है ना, दिस यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये जो है ना ग्लोबल फैक्टर है, दिस इज ग्लोबल फैक्टर। तो हम जानते हैं ग्लोबल फैक्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना, ग्लोबल फैक्टर, तो आप इसे हटा सकते हो यहाँ से, यू कैन रिमूव दिस फ्रॉम हियर, तो हम छोड़ दिए इसे, ठीक है ना, वी विल लीव इट, समझ में आया ना। तो ये ग्लोबल फैक्टर है तो लीव इट, ठीक है। तो बस हम यहाँ से L/2 हम लिखे थे स्टार्टिंग में समझाने के लिए आपको कि जितना उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैंसिल होकर के वापस ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैंसिलेशन करने के लिए ये लिखा गया था, बट नाउ वी आर ड्रॉपिंग इट। ओके,
अब आप देखिए ये जो स्टेट है ना एज ए लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये सारे नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, ये जो साई एन लिखा हुआ है ना ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स है। तो जब ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स में लिख दिया जाता है ना, तो फिर इन सभी का जो मॉडुलस मतलब कोएफिशिएंट्स का आपको बताया गया ना कि ये देखो ये अगर एक नॉर्मलाइज्ड स्टेट है और ये जो अंदर में स्टेट्स लिखे हुए हैं ना वो भी नॉर्मलाइज्ड अगर है, तो फिर कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर जो होता है ना दैट इज इक्वल टू 1। अदरवाइज ऐसा नहीं कि जनरल अभी यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते हो यहाँ पे कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 होगा, हालांकि आंसर हो सकता है आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन तरीका यही होता है कि दिस इज हाउ इट इज रिटन एक्चुअली, ठीक है ना। तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, अब इसमें बोलेंगे कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 होना चाहिए, तो 1 + 4 + b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। ओके, ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये बेसिकली कितना आ गया 1 + 4 + 1, तो ये बेसिकली 5 हो गया ना, तो ये बेसिकली b, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो b इज इक्वल टू जो है ना ±2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही आ रहा है b का वैल्यू, दैट्स व्हाट इट इज कमिंग आउट टू बी, b इज इक्वल टू ±2 आयोटा, ठीक है ना। तो यही इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखोगे कि दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली रिटन। ओके, तो अब देखिए जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हम ये बोल देते हैं ना क्वेश्चन में कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साई, साई के रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैमिल्टोनियन का कितना होगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे साई इज इक्वल टू, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में बताया ना आपको कि हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है CN मॉडुलस स्क्वायर और EN लिख देना है अगर यहाँ पे ये एनर्जी स्टेट्स हैं यहाँ पे, तो ठीक है ना। तो बस यहाँ से आ जाएगा, देखिए आप यहाँ से ये जो स्टेट्स लिखे हुए हैं ना वो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये 1 का स्क्वायर और इंटू E1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू E3 आ जाएगा, सॉरी E3, ठीक है, और प्लस यहाँ पे मॉडुलस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इंटू E4। तो यही इसका जो है ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए h का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा E1, अब ये बाकी वैल्यूज आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से भी b का मॉडुलस स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे, b का स्क्वायर नहीं किया जाता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट का मॉडुलस स्क्वायर है, ये ध्यान रखोगे, जैसे मॉडुलस स्क्वायर, तो b का मॉडुलस करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी गेट एक्चुअली। तो देखो इसमें पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर, ये इतना सारा टर्म कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से आ जाएगा ये 1 और इंटू एनर्जी में 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस 4 पहले से है और यहाँ से 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे 4 आ जा रहा है b के मॉडुलस स्क्वायर से, और E4 से 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर है, ठीक है ना, दैट्स द आंसर। तो बस आप ऐड करके देख लोगे कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है ये आंसर 64 ये आ रहा है 101 आ रहा है ना, पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर, ठीक है, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है। सर आयोटा का स्क्वायर भी तो होगा, -1 आ जाएगा। अरे वही तो बता रहे हैं उतनी देर से, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, देखो इस फॉर्मूले में क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं, c का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, मॉड लिखा हुआ है, तो हम b का मॉड का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे b का, देखो b का मॉड लिखा हुआ है ना, b का मॉड कितना होता है, व्हाट इज द मॉड ऑफ b, आयोटा 2 आयोटा होगा या सिर्फ 2 होगा, आयोटा का मॉड 1 हो जाता है, हाँ, तो आयोटा का मॉड 1 होता है ना, तो फिर 2 ही तो हुआ, तो b का मॉड 2 हुआ, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड में फिर आयोटा नहीं बचता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के देखिए बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरा पहले आप आंसर करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सर 4 का स्क्वायर होगा ना उधर, 4 × 4 स्क्वायर। अच्छा वो गलती हमसे हाँ स्क्वायर है, ठीक है, कैलकुलेशन हम सही किया है लेकिन ये लिखने में गलती हुआ है ना। हाँ मतलब एनर्जी निकालोगे ना तो एनर्जी में n स्क्वायर आता है ना, तो n स्क्वायर से तो वही 4 यहाँ लिखा हुआ है तो 4 का स्क्वायर ही आएगा, तो ठीक है हमने सही किया है शायद। देखो 4 जो 16 हो गया, 16 × 64 और इधर से मतलब आपका आ जाएगा 36, ठीक है, और 37, तो वही तो हम ऐड किए थे, ठीक है ना, 64 + 37, ठीक है ना, तो ये इतना आ गया, ठीक है। ऑलराइट, यही आंसर है, ओके, ठीक है। वो लिखने में थोड़ा होगा, हाँ वो लिख, ठीक है। तो देखो अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
आज हम मॉर्निंग में हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस किए थे ना, देखो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वेश्चन है एक। मिल नहीं रहा है, चलो हम दिखाते हैं। देखो ये जो है ना, ये पेपर है जैम 2021 का। जैम 2021 में क्वांटम के बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, ये है, इसमें लिखा है ना, देखो ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अच्छा, स्क्वायर वेल पोटेंशियल में दिया, हमें लगा हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास m इज इन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, मतलब वही इनफाइनाइट वेल है ये, ठीक है। ऑफ इट इज ए इन ए सुपरपोज्ड स्टेट, ठीक है, ऑफ फर्स्ट टू आइगन स्टेट्स, ठीक है। सुपरपोज स्टेट ऑफ फर्स्ट टू आइगन स्टेट्स दिया हुआ है, ये सुपरपोजिशन स्टेट है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे पहला ये एक स्टेट दिया हुआ है, ठीक है ना, सुपरपोजिशन स्टेट। अब बोला गया है पहला ऑप्शन है मोर देन वन करेक्ट है। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज 0, पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है। तो इज इट करेक्ट और नॉट, व्हाट डू यू से? करेक्ट, रियल। हाँ, आपको बताया गया ना कि जब भी रियल वेव फंक्शन होगा, कैलकुलेशन मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का नहीं करना है, ठीक है, वो हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। रियल वेव फंक्शन है ये, रियल वेव फंक्शन में ये 0 हो जाता है, तो डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन आप चेक करके बताइए जरा, सेकंड करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? और थर्ड, देखो थर्ड भी है ना, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो एक इसमें जो है ना, ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कभी 0 हो सकता है? आप ये बताइए, पार्टिकल बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, वेव के जैसा बिहेव कर रहा है, तो क्योंकि ऐसे भी आप सोचिए, देखो आपको हम बता रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। देखो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बार होता है बाई 2, ठीक है ना। अगर ये 0 हो गया तब तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा, तो फिर ये फिर ग्रेटर देन एच बार बाई 2 कैसे होगा? तो इसीलिए ध्यान रखो, डेल्टा एक्स तो 0 नहीं आने वाला है ना, डेल्टा पी एक्स 0 आने वाला है, ठीक है ना। तो कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देखो डेल्टा एक्स 0 दिया हुआ है, डेल्टा पी एक्स 0, तो सिंपल अनसर्टेनिटी के लॉजिक से भी हम बता सकते हैं कि 0 नहीं होगा ये, ठीक है ना। क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा ये, ठीक है। हाउ कैन 0 बिकम ग्रेटर देन, ऐसे फिर ऐसे लिखना पड़ जाएगा ना आपको कि 0 इज ग्रेटर देन एच बार बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि प्लैंक्स कांस्टेंट को आप नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0 तो आ ही नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये तो 0 नहीं हो सकता है, ये तो हमें पता चल गया कि रियल वेव फंक्शन है, तो ये तो 0 होगा। अब ये दोनों आपको बताना है, ठीक है, एक बार ट्राई करिए आप लोग, ठीक है। सी करेक्ट है सर। सी करेक्ट है, देखो सभी लोग देखो। यस सर, एवरेज एंड सी सी करेक्ट है तो बी देख लो, अब बी चेक करो। मुझे बी नहीं आ रहा है। बी का आ रहा है √5 पाई एच बाई एल। बी का √5 आ रहा है, सर ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है। बी करेक्ट आ रहा है, देखो देखो चेक करो, सभी लोग चेक करो। सर मॉर्निंग में बताया ना आप लोगों को अनसर्टेनिटी कैसे निकालता है। अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगा? पहले आपको पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो 0 निकल गया, पहले पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस
P एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर आंसर आ जाएगा। यस सर, बी करेक्ट ठीक है, बी करेक्ट आ रहा है, करेक्ट है। कैसे निकाल रहे हो आप लोग? डेल्टा पी इज इक्वल टू सर एवरेज ऑफ पी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ पी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ पी, तो सर पी तो 0 है सर, और फिर पी स्क्वायर अपॉन 2m ई, पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू एवरेज ऑफ। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। देखो ये जो है ना, चलो हम बता देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये IIT जैम जानते हो, देखो अब हम आपको बता रहे हैं, आप ऐसा क्वेश्चन आप देखो नेट के किसी पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जानते हो क्वेश्चन एक है लेकिन आंसर आपको बहुत सारे करने हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि IIT जैम के क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे ना तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं IIT जैम में, ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि देखो नेट एग्जाम में जो आता है ना क्वेश्चन, वो बस एक ही क्वेश्चन होता है ना उसमें, इसमें MSQ है, बहुत सारे क्वेश्चन का आपको एक ही साथ आंसर करना है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। देखो IIT जैम 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया है पार्टिकल इन बॉक्स है, ये पार्टिकल इन इनफाइनाइट, ठीक है, पोटेंशियल वेल है, पोटेंशियल वेल, ठीक है। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, तो हम जानते हैं इसमें कि देखो इसका एनर्जी जो होता है En दैट इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर और पाई स्क्वायर और h बार स्क्वायर अपॉन 2m इंटू एल स्क्वायर, ये हम लोग एनर्जी के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। और इसका वेव फंक्शन जो होता है साई n दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2/l और साइन, ठीक है, n पाई x बाई l, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें गिवन स्टेट जो दिया हुआ है, देखो गिवन स्टेट, ठीक है, इसको देखो आप ये बोल सकते हो दिस इज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, लेकिन अब लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। हम आपको लास्ट क्लास में शो कर दिए ना कि श्रोडिंगर इक्वेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आइगन वैल्यू इक्वेशन, तो आप इसको लैंग्वेज चेंज करके ऐसे बोलोगे कि ये पहले हम लोग बोलते थे इस तरह से कि दिस इज सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर, दिस वाज ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अब लैंग्वेज चेंज करके बोलेंगे दिस इज आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन, और इसको बोला जाएगा आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। तो लैंग्वेज में चेंज है, आप समझ रहे हो ना। पोस्टुलेट जब से इंट्रोड्यूस किया गया, अब आप लैंग्वेज को चेंज करके बोलोगे, आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन बोलोगे और इसको आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन बोलोगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो दो लैंग्वेज इसके लिए यूज होता है, ध्यान रखेंगे। इसको एनर्जी ऑफ सिस्टम बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, या फिर बोलिए आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन बोलेंगे इसको, और इसको आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन बोलेंगे, ठीक है ना। तो गिवन स्टेट जो दिया हुआ है हमारा साई इज इक्वल टू, एक मिनट देखें क्या है, 1/√3 psi1 plus √2/3 तो 1/√3 और psi1 है इज इक्वल टू सॉरी प्लस रूट अंडर 2/3 और psi2 है, ठीक है। तो यही है हमारा तो ये सभी देखो आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन के सुपरपोजिशन में लिखा हुआ है। तो ये हम जानते हैं साई, ये जो स्टेट है ना नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, इसमें ये भी नॉर्मलाइज्ड है और ये भी नॉर्मलाइज्ड है। तो नॉर्मलाइज्ड स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है ना, तो इसको पहले चेक करो नॉर्मलाइज है कि नहीं। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके देखो क्या मिल रहा है, ये नॉर्मलाइज मिल रहा है कि नॉट नॉर्मलाइज, क्या मिल रहा है, नॉर्मलाइज है ये, यस सर, 1/3, हाँ ये नॉर्मलाइज है। इन दोनों के स्क्वायर करेंगे, कोएफिशिएंट के स्क्वायर, और ऐड करके देखेंगे 1 आ रहा है कि नहीं, तो ये 1 आ रहा है, तो ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है ना, दिस इज नॉर्मलाइज्ड, ओके। अब हम क्या करेंगे कि देखो हमें जैसे पहली बात तो हम ऑप्शन ए में हम ये बोलेंगे कि देखो साई जो है ना इसमें रियल है, जब भी साई रियल होगा, क्योंकि देखो इसमें यही तो पुट करना है हमें, n इक्वल टू बस यहाँ 1 पुट कर देना है, तो रियल फंक्शन है ये रियल, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो हमेशा ट्रू होता है, जब भी साई रियल है तो ये डायरेक्ट 0 हो गया, ठीक है। अब बी ऑप्शन में देखो हमारा, पहले हम इसका सी ऑप्शन निकालते हैं, ठीक है ना, सॉरी डी ऑप्शन में डेल्टा एक्स जो है ना 0 दिया हुआ है, तो नॉट पॉसिबल होगा, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। आप बोल दोगे कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है ना, ऐसे लिख दो कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है ना रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ओके। अब आप देखिए इसमें हम जो है ना सी ऑप्शन पहले चेक कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है, तो हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू CN मॉडुलस स्क्वायर और इंटू EN आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा CN मॉडुलस स्क्वायर, तो ये 1/3 पहले वाले ऑप्शन के स्क्वायर करोगे 1/3, और ये हो जाएगा E1 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2/3 और यहाँ से हो जाएगा E2, ठीक है ना, क्योंकि psi2 है वहां पे, ठीक है। तो बस यहाँ से आ जाएगा 1/3 और ये पाई स्क्वायर H
सॉरी ये तो कुछ टर्म कॉमन है ना, तो ठीक है पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m इंटू एल स्क्वायर, इतना टर्म कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर, E1 लिखोगे ना तो 1 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे देखिए 2 बच जाएगा पहले से, और E2 में फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 8 1 9, ठीक है ना 3। तो ये बेसिकली बन जाएगा हमारा 3 पाई स्क्वायर, और एच बार की जगह h अपॉन 2 पाई शायद लिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे h स्क्वायर आ जाएगा, और इससे 2 का स्क्वायर होगा ना तो 4 आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा 8, और बेसिकली अच्छा ये पाई स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ml स्क्वायर। तो ये बेसिकली आ जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ठीक है ना। h की जगह हमने ये यूज किया, देखो यहाँ पे h बार इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, ये यूज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए हमें नेक्स्ट जो इसका बी ऑप्शन है ना, उसमें बोला गया है डेल्टा पी निकालने के लिए। तो डेल्टा पी होता है, हम जानते हैं कि पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू और माइनस पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना, स्क्वायर। तो पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो हमें पता चल चुका है कि रियल है, तो इसलिए 0 हो गया। तो अब हमें पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू दिस इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। तो ये हमें चाहिए, तो हम देखो यहाँ पे एनर्जी हम ऐसे लिखते हैं ना, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू, आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे दोनों साइड से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लो, तो h का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपॉन 2m, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल में बॉक्स में 0 होता है ना, तो 0 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब हो गया ये एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना। तो ये बेसिकली p स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपॉन 2m हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 0 हो गया। तो ऐसे निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लिया ना हमने, देखो यहाँ पे 3h स्क्वायर अपॉन 8m और इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपॉन 2m, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिलेशन कर दोगे तो पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो निकल रहा है ना वो 3h स्क्वायर निकल रहा है अपॉन 4l स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे दैट इज दी, तो हम लोग डेल्टा पी निकालेंगे, तो दैट दिस इज पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू और माइनस पी पी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर है। तो यहाँ से बेसिकली 3h स्क्वायर अपॉन 8l स्क्वायर हो गया और माइनस 0 अंडर रूट, तो ये सॉरी 8 नहीं था 4 था ना यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा √3h अपॉन 2l, यही इसका आंसर है, ठीक है, दैट्स द आंसर। तो आप देखिए इस तरह से ये कैलकुलेशंस आपको सीखना है, ठीक है ना। जैसे ये लास्ट क्लास में भी हम बताए थे ना कि जो पार्टिकल में बॉक्स का भी हम लोग इसी तरह से पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल दिए थे, सॉरी हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी को यूज करके ही निकाले थे ना हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी, आपने देखा था, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन उसमें वेरियल थ्योरम भी यूज किए थे क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं था, तो इसलिए वेरियल थ्योरम यूज किए थे, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो ये तो डायरेक्ट निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर कई बार है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं पता चलता स्टेप क्या लेना है। क्या सर न्यूमेरिकल सोल्व करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं बीच में आके, मतलब ये पता नहीं चलता कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है आगे। देखो एक बात बताए, क्या बोलते हैं, ये कंफ्यूज होने वाला सिचुएशन सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में नहीं आता है, ठीक है। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। आप ये बताइए, आप कंफ्यूज जो है ना क्या बोलते हैं लाइफ में बहुत बार होते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब 10th पास करते हैं ना तो उस टाइम भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि साइंस लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, होते हैं कि नहीं कंफ्यूज, बोलिए। यस सर। हाँ, तो मतलब उस टाइम क्या होता है कि मतलब क्यों कंफ्यूज होते हैं, आप रीजन बताइए, व्हाट इज द रीजन फॉर कंफ्यूजन। ऑप्शन ज्यादा होता है सर। ऑप्शन ज्यादा नहीं होता है, ऑप्शन मतलब ये नॉलेज नहीं होता है कि कौन से फील्ड का में हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जानते हो जब किसी मान लो अगर आपको बहुत मतलब नॉलेज है, एकदम क्लैरिटी है कि क्या बोलते हैं साइंस लेंगे तो ये होगा और एकदम कैरियर सेट हो जाएगा, आर्ट्स लेंगे तो ये होगा, क्लैरिटी जब रहेगी, क्लैरिटी रहेगी तो कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब क्लैरिटी कैसे आएगी, किसी को देखो साइंस में क्या क्या स्कोप है उसकी क्लैरिटी कैसे आएगी, जब आप किसी से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है ना, आपके सीनियर्स हैं, मान लीजिए घर में कोई बड़े हैं जो बताएंगे सब कुछ। तो जानते हो ये कंफ्यूजन बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, ठीक है ना। आप ध्यान रखो इस चीज को, आप जो है ना पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो तो क्या होगा, नॉलेज बढ़ता रहेगा, नॉलेज बढ़ता रहेगा तो फिर ये कंफ्यूजन खत्म होता रहेगा। इसका और कोई मतलब
सॉल्यूशन ही ऐसा नहीं किया जा सकता है। आपको हम बता रहे हैं कि इतना अच्छा पढ़ा दिया जाए आपको एक ही क्लास में कि कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझ गया ना। ये चीज कभी नहीं किया जा सकता है कि कोई टीचर आपको इतना अच्छा पढ़ा देगा कि कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। ये धीरे धीरे सीखना है, ये लर्निंग ऐसी ही होती है ना, ठीक है। आप धीरे धीरे अभी पढ़ रहे हैं ना, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़िए और ज्यादा पढ़िए, ठीक है। जैसे हम जितना पढ़ा रहे हैं आपके पास, जैसे कि हम बताए ना आपको कि कुछ बुक्स का नाम हम आपको बताए थे, जैसे ग्रिफिथ का बुक है, क्वांटम मैकेनिक्स का, जेटली की बुक बताया आपको, तो ये सब पढ़ते रहिए, ठीक है ना। जो भी है एससी वर्मा की बुक है, ठीक है, पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ओके। और ये मत सोचो कि कंफ्यूजन बिल्कुल पूरा 100% खत्म हो जाएगा। जो स्टूडेंट टॉप भी कर जाते हैं ना, वो भी कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। हमारे यहाँ से इस बार जैसे IIT जैम में आया 9th रैंक, ठीक है। तो जब पेपर आया तो उस स्टूडेंट भी ने से डिस्कस जब हम कर रहे थे कि इसका तुमने क्या आंसर किया, तो वो भी बोला सर इसमें कंफ्यूज हो गए थे हम, ठीक है ना। तो वो कंफ्यूजन तो चलता ही रहता है, ठीक है। तो आपका नेट JRF क्लियर हो जाएगा, जैम क्लियर हो जाएगा, फिर भी कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा, ठीक है। वो तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है, वो पढ़ते रहना है, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। और एग्जाम को लेकर के ज्यादा मतलब डिप्रेस भी नहीं होना है, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं ना, अगर आप मान लो 100 में से 100 तो नहीं लाना है ना, जो मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे तो बहुत डिप्रेस हो रहे हैं। 100 में से आप मान लो 70 नंबर भी ले आए IIT जैम में, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और नेट एग्जाम में तो 40 भी ले आओगे तो बहुत ज्यादा है। नेट JRF के लिए तो 40 भी ले आओगे ना, तो आप JRF क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जानते हो एक बात बताएं आपको, कभी भी जो है ना मिनिमम पे टारगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जब भी टारगेट करिए ना तो मैक्सिमम पे करिए, ठीक है ना। अब आप बोलो कि क्या बोलते हैं, देखो आपको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कितने पैसे चाहिए बताइए। किसी एक पर्सन को अगर मान लो महीने के 10,000 दे दोगे, 10K, तो उसकी लाइफ चल सकती है कि नहीं चल सकती है? 10K आई थिंक इज सफिशियंट, ओके। मतलब अपना मतलब कम से कम मृत्यु तो नहीं हो जाएगी ना, वो तो जिंदा रह सकता है 10,000 में कोई भी, ठीक है। दिल्ली में भी रह सकता है जिंदा 10,000 रुपए में, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, आप अपना सैलरी मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका टारगेट क्या है कि 10,000 अर्न करना है? इज दिस योर टारगेट? ठीक है। तो अब देखो, जब आप अपनी सैलरी में मिनिमम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो नॉलेज में मिनिमम को भी मत करोगे टारगेट, ठीक है ना। तो इसीलिए एफर्ट भी मिनिमम मत लगाइए, ठीक है। आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो आप क्या बोलते हैं, जिस तरह का सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में मार्क्स को भी लाने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आपका 100 मार्क्स है ना, तो अगर जैसे मान लो नेट एग्जाम में आपको लगता है कि 80 नंबर, सॉरी 200 में 80 नंबर, मतलब वही हो गया 40% है ना। 40% में नेट एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मिनिमम, मतलब इक्वेलेंट टू 10K सैलरी, 10K सैलरी वाला इक्वेलेंट हो गया, ठीक है ना। अब आप अगर सैलरी अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो इसको भी बढ़ाइए, ठीक है ना। आपका कट ऑफ 80 है ना, तो आप लाइए मार्क्स कम से कम 120 लाइए, ठीक है ना। 120 लाएंगे ना, तो मतलब आपका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा ना कि ये भी बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। सब कुछ नॉलेज के प्रोपोर्शनल है, ये जो मार्केट है ना, दैट इज मतलब इसमें आपका वैल्यू जो है ना आपके नॉलेज के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखोगे, कंफ्यूजन नहीं होता ही रहेगा और उससे परेशान नहीं होना है। उसको खत्म करने का बस एक ही तरीका है, और मेहनत करना, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। मेरे पास कोई जादू नहीं है कि हम आपको ऐसा किसी दिन पढ़ा देंगे कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन हम आप लोग को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। जैसे बिना बिना कोई हिंट का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये वाले क्वेश्चन को देखो। ये जैम 2020 में 22 में पूछा गया। इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। अच्छा, मोर देन करेक्ट नहीं, नहीं मोर देन वन करेक्ट नहीं है, ये सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट। सर ऑप्शन है। यस सर, ऑप्शन ऑप्शन ए आ गया।
अरे अभी पढ़ाए, अभी भूल गए तुम लोग। नहीं सर, DLX इक्वल टू 0 नहीं होगा। जीरो नहीं आपको हो सकता बताया ना, देखो डेलेक्स ऐसे सिस्टम में जिसमें देख रहे हो ना आप, क्या बोलते हैं, पार्टिकल कन्फाइंड है एक सर्टेन रीजन में, तो कुछ उसमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगा ही। और अगर हाँ ठीक है ना। तो देखो, और दूसरी बात, दोनों डेल एक्स और डेल पी में कोई भी जीरो नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि वो अगर जीरो हुआ ना तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जीरो नहीं हो सकता है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में ये बोला ना जीरो, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, डेल्टा एक्स कैन नॉट बी जीरो। इसमें डेल्टा पी जीरो बोल दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसको जो है ना अगर आप यूज करोगे तो यू आर बेसिकली वायलेटिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये और ये तो ऐसे खत्म हो गया, बचा बी और सी। तो अब इसको बिना कैलकुलेशन के नहीं बताओगे, जस्ट डू द कैलकुलेशन एंड टेल द आंसर। पहले मुझे लगा कि वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है सबसे बड़ा। क्या कह रहे हो सर पहले देखने लगा था कि मतलब पहला ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 गिवन है, इसलिए बोला। नहीं वो अनसर्टेनिटी गिवन है ना, ठीक है। सी आ रहा है, सी आ रहा है। सी देखो ऑप्शन आ रहा इसमें, है। अच्छा देखते हैं। देखो इसमें क्या आ रहा है, इसका वेव फंक्शन जो है ना इस स्टेट पे है, ठीक है ना, इट इज इन दिस स्टेट, ठीक है ना। तो हम इसमें आप देखिए ये कौन सा स्टेट है, विच स्टेट इज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कौन सा स्टेट है ये? ग्राउंड स्टेट। हाँ ये बताया गया था ना, माइनस से प्लस वाला केस है, ठीक है ना। ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, इट इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो इसमें आप देखिए बेसिकली इसमें जो है ना ऐसा है, ये क्वेश्चन है 2022 IIT जैम का, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है वेव फंक्शन इज इक्वल टू रूट अंडर 2/L और इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन L, ऐसा लिखा हुआ है। ये बेसिकली ग्राउंड स्टेट है, मतलब n इक्वल टू 1 है इसमें, n इक्वल टू 1। तो एनर्जी जो निकलेगा ना, देखो एनर्जी इसका बस एक ही है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, बस एक ही एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली एनर्जी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, 2m इंटू एल स्क्वायर, ये आ गया एनर्जी, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे बेसिकली हम ऐसे निकालेंगे, देखो p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है ना, एल स्क्वायर। तो ये 2m कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल गया पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो p स्क्वायर जो है ना बेसिकली, देखो p स्क्वायर का एक्चुअल में वैल्यू यही है, बस एक ही वैल्यू है और कोई वैल्यू है ही नहीं है। इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो यही निकलेगा ना, पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि और कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, एक ही स्टेट है, तो यही एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी हुआ इसका p स्क्वायर का, ठीक है। तो p स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये निकल गया, और p का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो हमें पता है कि रियल वेव फंक्शन है, तो ये तो जीरो होगा, ठीक है ना। तो हम डेल्टा p निकालेंगे ना इसमें, डेल्टा p, तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और माइनस p का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। तो ये पुट करोगे यहाँ पे, तो ये पाई h बार अपॉन L आ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज जीरो, ठीक है ना। तो ये जीरो हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये निकल गया हमारा, ठीक है। अब हमें देखो इसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालने के लिए बोला नहीं गया, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ, आप यहाँ पे नोट्स में ये ऑप्शन में देखिए, ठीक है ना। देखो ये अब देखिए इसमें डेल्टा एक्स का वैल्यू, इसमें देखो ये वाला सी ऑप्शन में आ गया ना, ये पाई h बार अपॉन L, पाई h बार अपॉन L दे दिया गया है, ठीक है ना। अब ये जो है ना बस एक कंडीशन जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं तो निकाल भी तो सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ऐसी बात नहीं है, निकाला जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है नहीं है, वो डायरेक्ट इसमें लॉजिकली बताना है कितना है, हो सकता है या इतना हो, तो ये तो ऐसे भी आउट हो गया। अच्छा, तो फिर तो आंसर सी टिक कर देना है ना हमें यहाँ पे, इज दैट ओके? सर डेल्टा एक्स अगर yes, निकालो तो नहीं देखो uncertainty एक मिनट देखो इसमें जो है ना, देखो ये नहीं पहली बात ऐसे सोचो कि ये वाला तो रॉन्ग हो गया कि डेल्टा एक्स इज नॉट जीरो, ये तो खत्म हो गया कि डेल्टा पी इज नॉट जीरो, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम डेल्टा पी निकाले ना, तो ये वाला मैच कर गया, ये वाला मैच नहीं किया, तो हम सी तो टिक कर सकते हैं ना डायरेक्टली सी। अब ये इसको अब हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो करें, नहीं चाहते तो नहीं करें, ठीक है ना।
ये तो एटलीस्ट डेल्टा पी तो मैच करा ही दिए, ठीक है ना। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो चेक करते हैं इस तरह से, हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा पी एक्स दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बार बाई 2 होता है, ठीक है। तो देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी हमने निकाला ना यहाँ से, पाई एच बार अपॉन एल, सो दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बार अपॉन 2। तो एच बार कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स जो निकल रहा है ना यहाँ से ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ से निकल रहा है एल डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये आ रहा है एल डिवाइडेड बाय 2 पाई, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। यही आ रहा है ना, डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू एल डिवाइड बाय 2 पाई, ये आ रहा है। तो अब हमारा देखो यहाँ पे बस एक बार डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखो, एग्जाम में इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जाता है, बस आपको ये पता चला ना कि डेल्टा पी इतना आ रहा है, आप सी ऑप्शन टिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2√3 ग्रेटर देन, ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, एल डिवाइड बाय 2√3, ठीक है। और हमारा यहाँ पे आया एल डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2 पाई। तो देखो एक बार हम इसको कंपेयर करते हैं, 2 पाई ऐसा देखो 2 पाई का वैल्यू अगर आप देखते हो ना तो 1/2 इंटू 3.14 है। क्या ऐसा करो ना, कॉमन फैक्टर तो 2 है ही है उसमें, हम सिर्फ कंपेयर करते हैं पाई को, ठीक है ना। तो 1/पाई देखिए 3.14 है, और अगर 1/√3 लिखते हो 1/√3, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1/1.732। तो अब बताइए अगर हमारा ये रिजल्ट आ रहा है तो बेसिकली इससे क्या हुआ, यहाँ से देखो 3 पॉइंट इससे डिवाइड करोगे तो 1/पाई की वैल्यू कितना आएगा, लगभग 0.3 के आसपास आएगा, है ना, 0.3 आएगा। और इसको डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा, ये लगभग इसका मतलब ये आ जाएगा बेसिकली 0.5 के आसपास। इसको सीधा कर लो ना, 5 ग्रेटर देन √3 तो 1/5 लेस देन 1/√3। अरे हाँ वही आएगा, ठीक है, 0.0, इसको रैशनलाइज भी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब ये आ जाएगा 3 + 15 और 2 17 3 7 21 0.57 आएगा, ठीक है ना। तो देखो हम बेसिकली हम मतलब देखो 1/पाई का वैल्यू 0.3 के आसपास आ रहा है और इसका वैल्यू आ रहा है 0.57, ठीक है ना, 0.57। तो हमारा जो कंडीशन निकला है ना वो निकला है डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन एल अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पाई की वजह से मतलब इससे इस वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब ये निकला है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है कि इससे ग्रेटर है, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन दिस, तो क्या हमारे वाले कंडीशन को हमारा कंडीशन उससे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। और ऐसे L/2 छोटा है। हाँ क्योंकि ये नहीं, ये वाला फैक्टर बड़ा है ना, तो अगर डेल्टा एक्स इससे ग्रेटर है डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे भी तो ग्रेटर हो ही जाएगा। हाँ इससे तो मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो देखने में लग रहा है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन जानते हो क्या है, अब आप बताइए, एक मिनट पहले देखो, हम पहले 1 मिनट सुनो, हम जो बोल रहे हैं सुन लो पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा ये तो कंडीशन देखो, हमारा कंडीशन ये निकला कि डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन दिस, और इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन दिस लिखा हुआ है। तो क्या बोलते हैं, हमारा जो बेसिकली कंडीशन है उसको ये वायलेट तो नहीं कर रहा है ना एटलीस्ट, ओके। ये मतलब ठीक है, इससे मतलब 0.57 वाले टर्म से ग्रेटर है तो इससे तो ग्रेटर हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो वायलेट नहीं कर रहा है हमारी कंडीशन को, तो ये एक तरह से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब लेकिन देखो बात ये है ना कि क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या लॉजिक लगाया है इन लोगों ने, ठीक है ना। जानते हो जब इसका आंसर की दिया ना तो ये इस क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल दे दिया उन लोगों ने, ठीक है ना। इसमें जानते हो मार्क्स टू ऑल गया है सभी स्टूडेंट को। अब किसी ने कुछ क्लेम कर दिया होगा, हो सकता है कि अनसर्टेनिटी निकाल दिया हो किसी ने, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी निकाल करके कुछ क्लेम कर दिया हो इसमें। आप लोग ऐसा करोगे, इसका अनसर्टेनिटी निकाल के देखोगे आप, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी निकाला जा सकता है ना इसमें, चलो एक बार देखते हैं निकाल के, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऑफ, इसमें जानते हो मतलब आंसर हमारे अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन आना चाहिए कि डेल्टा पी ये मैच कर गया, और ये वाला कंडीशन भी जो है ना आप देखो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। तो आंसर शुड हैव बीन सी ऑप्शन, ठीक है ना। बट यू नो मार्क्स टू ऑल गया इस बार जो है ना पेपर में, मतलब कई ऐसे क्वेश्चन थे IIT जैम में जिसमें मार्क्स टू ऑल गया है, मतलब 8 क्वेश्चन ऐसे थे, 8 क्वेश्चन जिसमें समझ लो, नहीं 8 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल नहीं गया, 3 क्वेश्चन में गया है शायद मार्क्स टू ऑल, और 8 क्वेश्चन में कंट्रोवर्शियल था, मतलब एक से ज्यादा आंसर दे दिया उन लोगों ने, मतलब
ऐसे दिया कि प्लस आंसर भी सही है माइनस आंसर भी सही है, ठीक है ना, इस तरह का हो गया। तो टोटल 8 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था इस बार, ठीक है। तो देखो एक बार हम कैलकुलेशन करते हैं इसमें। सर ये मार्क्स सबको मिलता है या जिसने अटेम्प्ट किया होता है? नहीं नहीं, सबको मिलता है, जैम में सबको मिलता है, नेट के पेपर में जिसने अटेम्प्ट किया उसको मिलता है, ठीक है। अच्छा, हाँ लेकिन जानते हो एक्चुअल में ऐसे ही होना चाहिए कि जिसने अटेम्प्ट किया, नहीं लेकिन वो ये एक्चुअली कंट्रोवर्शियल बात है कि किसी को हो सकता है समझ में नहीं आया इसलिए छोड़ दिया। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अपना अलग अलग एटीट्यूड है, ठीक है। कुछ जैम में मार्क्स टू ऑल जाता है, जेस्ट में भी मार्क्स टू ऑल जाता है, नेट में जिसने अटेम्प्ट किया ना, ध्यान रखोगे नेट के स्टूडेंट अगर क्वेश्चन गलत लग रहा है ना तो जरूर अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि अटेम्प्ट करने पे ही मार्क्स मिलता है उसमें, नहीं तो नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कंफर्म हो गया ना नेट के पेपर में कि ये क्वेश्चन गलत है तो उसको अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, ठीक है ना, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एक्स देखो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होगा, ये लास्ट क्लास में बताया ना हमने। ये आप देखिए यहाँ पे ये -l/2 है और ये l/2 है, और ये पॉइंट जो है देखो ओरिजिन इसका सिमेट्रिक पॉइंट x = 0 है। हम बताया था ना कि पोटेंशियल जिस पॉइंट के बाद सिमेट्रिक होता है वही निकलता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x में, तो ये 0 निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो सिमेट्रिक पॉइंट है ना वो 0 है, ठीक है ना। तो अब x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो वही फंक्शन दिया हुआ है ना, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए x², ठीक है ना, ऐसे। एक मिनट देखो साई स्टार, फिर यहाँ पे x² आ जाएगा, फिर साई और इंटू dx, अब -l/2 टू +l/2, ठीक है ना। ये आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये इंटीग्रेशन, ये तो इवन फंक्शन हो जाएगा ना सब कुछ, ये इवन फंक्शन है तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 से l/2 लिख दो और यहाँ पे 2 टाइम्स कर दो, ठीक है ना। और ये एक्चुअली सारे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है ना, कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है, तो किसी को भी किसी के पहले लिख सकते हो आप। तो जब आप x² लिखेंगे और इसका वैल्यू पुट करोगे ना साई के वैल्यू, तो यहाँ से देखो ये तो 2 आ गया और साई के वैल्यू से आ जाएगा l, कितना था 2/l, है ना, 2/l आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा cos², ठीक है ना, πx/l, ठीक है ना, और इंटू dx, दैट्स व्हाट यू गेट। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 4/l हो गया, और ये इंटीग्रेशन आपको करना है x², और यहाँ पे बेसिकली इसको हम ऐसे लिख दें 1 माइनस और क्या बोलते हैं 1 प्लस cos 2πx/l, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, और इंटू dx, और 0 to l/2, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन जानते हो ये आपको करना पड़ेगा, देखो क्वांटम के कुछ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आ जाता है, ठीक है ना, दैट यू विल हैव टू डू। क्या कह रहे हो? 1 + cos 2πx/l/2 आएगा ना सर? हाँ (2) आएगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ऐसा करो 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली मिस्टेक भी एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, जैसे हम 2 लिखना भूल गए ना वैसे ही आप लोग भी भूलते हो एग्जाम में, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो पहला वाला टर्म से तो हमें मिल जाएगा, इसके 1/3 आ जाएगा और फिर l³/8 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करोगे ना x³/3 से ये आ गया। अब बच गया ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसको ऐसे रख दो और प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2/l और इंटीग्रेशन x² और इंटू cos 2πx/l और इंटू dx, ठीक है। ये 0 to l/2 है। तो बस ये इंटीग्रेशन करना है। इसको करके देखो जरा क्या क्या आ रहा है आंसर। ये बाय पार्ट्स इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना, यू कैन इंटीग्रेट इट बाय पार्ट्स, ठीक है। तो यहां से आ रहा है देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो l³ और बाई 12, सॉरी l² आ गया यहाँ से, देखो एक l कैंसिल हो जाएगा ना, तो l²/12 हो गया प्लस। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, देखो पहले x को बाहर कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, cos से साइन बन जाएगा, साइन दोनों लिमिट में 0 होगा, यहाँ पे दोनों लिमिट में 0 हो जाएगा, तो 0 कर दो, ठीक है ना। फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2l, तो 2x आ जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। फिर ये साइन से इंटीग्रेशन करोगे cos बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर cos भी जो है ना cos बन जाएगा, तो cos हमारा बेसिकली, ठीक है, लोअर लिमिट में तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट में समथिंग आ जाएगा l/2, ठीक है। देखो जरा करके देखो कितना आ रहा है, cos से फिर साइन करके, हम नहीं कर रहे हैं इंटीग्रेशन, ये आप लोग ही करिए इसको, ठीक है। ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है,
बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करना है बेसिकली। देखो कुछ लोग भाग रहे हैं इंटीग्रेशन देख करके कुछ लोग भाग गए, ठीक है। देखो देखो करोगे ना साथ साथ तो जानते हो मतलब सीख जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। ओके देखो बेसिक है ये। ओके स्क्वायर बाई तुम 12 माइनस स्क्वायर बाई 2। पहले वाले टर्म से देखो, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर बाहर आएगा। हाँ कितना है माइनस एल क्यूब अपॉन 4 पाई। यस सर 4 पाई। हाँ सर। कितना आ रहा है? यस सर। चलो हम लिख दे रहे हैं इतना, ठीक है ना। अगर इतना आ रहा है आप लोग बता रहे हैं तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये कैंसिल होगा तो एल स्क्वायर बाई 12 हुआ और माइनस इधर से आ गया एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 और माइनस 1/2 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिजल्ट आ गया। ओके अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ये निकल गया हमारा एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हमें डेल्टा एक्स निकालना था ना, तो डेल्टा एक्स अब इंटीग्रेशन कैसे हुआ हमें नहीं पता है, और सही भी है कि गलत भी है ये हमें ये भी नहीं पता है हमें, ठीक है ना। अब ये करना पड़ेगा ना आपको एग्जाम में, ठीक है। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए ये हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग निकाल लिए, इट इज इक्वल टू दिस मच, और बेसिकली ये हमारा निकल गया है 0। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर एल और रूट अंडर 1/12 और माइनस 1/2 पाई स्क्वायर। ये इसका डेल्टा एक्स एग्जैक्टली हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये तो दिया हुआ नहीं था ऑप्शन में, ठीक है ना, उसमें ऐसे ही आंसर दे दिया। तो लॉजिक से हमारा आंसर करेक्ट आ रहा था, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ से लॉजिकली हमें लग रहा था कि करेक्ट है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं इससे निकाल के कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या थी उस वही चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका वैल्यू निकालो जरा कैलकुलेटर से, देखो कितना आंसर आ रहा है ये वैल्यू। देखो कैलकुलेटर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है 1/1 डिवाइडेड बाई 12 माइनस फिर है 1 डिवाइडेड बाई 0.18 L पाई। पाई किधर होता है, पाई फिर स्क्वायर। हाँ कितना हो गया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 0.180 है ना। ये आ रहा है L इंटू 0.180, ठीक है इतना आ रहा है, ठीक है ना। ये आंसर इसका आ रहा है। इन लोगों ने क्यों कॉन्ट्राडिक्ट किया, मतलब मार्क्स टू ऑल दिया, वही हम लोग चेक कर रहे थे यहाँ पे। देखो डेल्टा एक्स समझ में आ गया ना कैसे निकालना है सभी को। देखो ये सब कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, एग्जाम में आ जाता है ये सभी। एक्स हमें डेल्टा एक्स निकालना था तो पहले एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम बता दिए लास्ट क्लास में सिमेट्रिक पोटेंशियल में एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू सिमेट्रिक पॉइंट आता है। तो ये सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ पे 0 है ना, तो इसलिए एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का फिर ऐसे निकाल दिया इंटीग्रेशन वगैरह करके, ये आ गया। अब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये होता है, दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन एक्स। ओके अनसर्टेनिटी इन एक्स ये निकल गया। अब देखिए ये डेल्टा एक्स हमारा 0.18 इतना निकला है एल। और अभी जो हम लोग उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में वो ऐसे दिया हुआ था डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन एल डिवाइडेड बाई 2√3, ऐसे दिया हुआ है ना 2√3। एक बार देखें जरा ये 2√3 का कितना वैल्यू है, 2 इंटू √3, ये फिर इनवर्स 0.28 है ये एक्चुअल में। तो 0.28 ये जो है ना दिस इज इक्वल टू 0.28 एल है, ठीक है। तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है। देखो अनसर्टेनिटी जो हमारा आया ना वो 0.18 आया, और इसमें बोला है डेल्टा एक्स जो है ना इससे ग्रेटर होगा, ये बोला जा रहा है। तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन।
लेकिन जानते हो होता क्या है कि ये जो है ना, कुछ इन लोगों ने लॉजिक मतलब ऐसे होता है ना, एक्सप्लेनेशन कुछ दिया होगा कि स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज्ड एंड ऑल दैट, है ना, किसी ने इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया होगा, तो उन लोगों ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया उस एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। कि कुछ स्टूडेंट सोचने लगे कि क्या बोलते हैं, एक्चुअल में डेल्टा एक्स तो इससे कम भी हो सकता है, इससे मतलब इसमें ऐसे लिख दिया ना, देखो ऐसे लिख दिया, डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0.228 एल। उन लोगों ने जानते हो एक्सप्लेनेशन, जिसने भी क्लेम किया होगा ना इस क्वेश्चन को, उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया होगा, क्या आप बोल रहे हो कि डेल्टा एक्स इससे ग्रेटर होगा, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स आ रहा है वो 0.180 एल आ रहा है, और वो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से कम है। तो एक्चुअल में जो अनसर्टेनिटी है वो आप जो कंडीशन दे रहे हो ना उससे उससे कम है, तो आपका जो कंडीशन दिया हुआ है वो गलत हो गया। ये लॉजिक लगा दिया होगा सभी ने, आप समझ रहे हो ना लॉजिक क्या लगा, तो इसीलिए इसको मार्क्स टू ऑल चला गया, ठीक है। लेकिन ये लॉजिक सही भी है ना। ये देखो क्वेश्चन में आप बोल रहे हो कि अनसर्टेनिटी जो आएगा वो 0.28 एल से ज्यादा निकलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो निकल रहा है वो 0.18 निकल रहा है, तो इसका मतलब आप जो बता रहे हो वो तो गलत ही हुआ ना। तो यही लॉजिक किसी ने दिया होगा, ठीक है ना, तो फिर क्या बोलते हैं इसको मार्क्स टू ऑल कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मोमेंटम के बेसिस पे हम चेक करें तो ये पता चल रहा था कि सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन में डेल्टा एक्स वाला पोर्शन जो है ना कंट्रोवर्शियल है, ये कैलकुलेट इतना हो रहा है और दिया हुआ है आंसर में ये, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है। ये अनसर्टेनिटी जो है इस वैल्यू से ग्रेटर नहीं है बल्कि इस वैल्यू से कम है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे मिस्टेक है बेसिकली एक तरह से, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी इज नॉट ग्रेटर देन दिस बट एक्चुअली लेस देन, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह का। एक जानते हो जनरल कैलकुलेशन हम कराते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम लोग जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो डिस्कशन किए थे ना, उसी तरह से हम एक जनरल डिस्कशन कर देते हैं पार्टिकल इन बॉक्स का, ठीक है ना। देखो जनरल डिस्कशन ऑफ पार्टिकल in an infinite potential, जनरल हटा दो यहाँ पे, मतलब जस्ट ऐसे डिस्कशन लिख दो, डिस्कशन ऑफ पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, क्योंकि जनरल से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि पार्टिकल है एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, मान लो ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू a है, ठीक है ना, ये l है, तो इसमें कोई पार्टिकल है, ठीक है ना। तो हम लोग ये सभी कुछ पढ़ चुके हैं इसमें कि इसमें जो आइगन स्टेट्स होते हैं वो रूट अंडर 2/l होता है और साइन n पाई x/l होता है, ठीक है ना। अगर आप लिमिट 0 से l लिए हुए हैं तो, अगर अभी आपने देखा ना -a/2 -l/2 से +l/2 लेते हैं तो फिर याद है ना आप लोग को वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट वेव फंक्शन, कॉस एंड साइन है, कॉस और साइन दोनों आएगा फिर, है ना, ठीक है। और इसमें en जो लिखा जा रहा है, en इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर और h बार स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू l स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली एनर्जी है, ठीक है ना। तो आइगन स्टेट्स ये हो गए, एनर्जी ये हो गए, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे बेसिकली, अब इसमें कुछ कैलकुलेशन देखिए एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। अब देख रहे हो जैसे इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो पिछले एग्जाम में भी तो जैम में यही था ना, पार्टिकल बॉक्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए इसमें पहली बात कि अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालोगे ना, तो आपको देखो जैसे ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के अबाउट ये पोटेंशियल सिमेट्रिक है, इधर भी इन्फिनिटी है इधर भी इन्फिनिटी है, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट अभी l/2 है, तो यहाँ पे l/2 आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी l/2। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालोगे, ठीक है ना, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इट विल बी 0, ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए इस केस में वेव फंक्शन रियल है। अब हम एनर्जी जैसे इसमें निकालेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू या हैमिल्टोनियन निकालोगे तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, और अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर देने की वजह से इसमें p² बड़ा जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। देखो p² इज इक्वल टू 2me और इंटू, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा p² कैलकुलेट हो जाएगा। अब मान लीजिए ये बोला गया है सिस्टम जो है ना किसी एक आइगन स्टेट में है, ठीक है ना, तो इस तरह से अब डिपेंड करता है कि सिस्टम का आइगन मतलब स्टेट क्या दिया हुआ है। अब स्टेट जैसे मान लो ये आइगन स्टेट दिया हुआ है, तो इस आइगन स्टेट के कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी है ना, ठीक है ना। तो फिर हम वो लिखेंगे
लेकिन अगर मान लीजिए सिस्टम सुपरपोजिशन स्टेट में होगा तो ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, दिस यू विल हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो इसीलिए इसमें अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो पी स्क्वायर बेसिकली इतना निकल रहा है, तो अगर हम अनसर्टेनिटी इन पी निकालेंगे, आप समझ रहे हो ना, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए हम ऐसा नहीं कि इसको पुट कर दें यहाँ पे, वो डिपेंड करेगा कि सिस्टम का स्टेट कौन सा दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो हम देखो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं कि इफ साई इज इक्वल टू, मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है ना वो साई एन है, मान लो nth आइगन स्टेट में है सिस्टम, तो इट इज मतलब कह सकते हो कि स्टेट ऑफ सिस्टम जो है इज नॉट सुपरपोजिशन स्टेट, ये सुपरपोजिशन स्टेट में नहीं है, ठीक है, सुपरपोजिशन स्टेट में नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हो ये बेसिकली एक तरह से प्योर स्टेट में है, ठीक है ना, ये आइगन स्टेट में है, इट इज इन आइगन स्टेट, ये आइगन स्टेट में है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में साई जो है साई एन के इक्वल अगर हम लिख देते हैं तो फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी जो आएगा दैट विल बिकम जस्ट इक्वल टू ई एन, क्योंकि बस एक ही एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है ना, और कोई एनर्जी की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर इस केस में पी जो आ जाएगा, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, दिस विल बिकम इक्वल टू जस्ट यहाँ पे हमें ये पुट करना होगा एनर्जी का वैल्यू, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे 2m भी था ना, ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2m कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे h बार स्क्वायर भी होगा, ठीक है, ये आ गया। तो ये आप ध्यान रखोगे हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये क्लियर, ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, कि अगर हमने कह दिया है कि साई इज इक्वल टू साई एन है, मतलब सिस्टम इज ए नॉट इन सुपरपोजिशन स्टेट, ठीक है, सिस्टम का जो स्टेट है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आइगन स्टेट्स में नहीं है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया गया, तो फिर ऐसा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालेंगे, तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम ऐसे लिखोगे आप, पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू और माइनस पी एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, तो पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आएगा वो एन स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर होगा और एच बार स्क्वायर होगा अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे ये निकल गया हमारा एल स्क्वायर और माइनस ये 0 है, तो डेल्टा पी जो अनसर्टेनिटी आ रहा है ना वो एन पाई एच बार अपॉन एल आएगा, ठीक है ना। फिर भी देखो फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं, ये तभी होगा इफ साई इज इक्वल टू साई एन, ऐसा मतलब सिस्टम का जो वे फंक्शन है, मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन, ठीक है ना, ये आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन है और ये आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन है, ठीक है, तो ये बेसिकली सिचुएशन है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जैसे कि x का तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने निकाल लिया है, दैट इज इक्वल टू L/2। अब यहाँ पे बात आती है एक्स स्क्वायर का, तो देखो एक्चुअली एनर्जी से पी स्क्वायर रिलेट हो जाता है, तो पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना इसमें बहुत आसान है, ठीक है ना, बिकॉज इट गेट्स रिलेटेड टू एनर्जी, बट एक्स स्क्वायर जो है ना किसी तरीके से एनर्जी से रिलेट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम इसको जो है ना ऐसे करेंगे, देखो अब हम एक्स स्क्वायर का एक बार निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का फिर से ऐसे निकलेगा साई मॉडुलस, ठीक है ना, सॉरी एक मिनट, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये बेसिकली साई स्टार, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर साई और इंटू डी एक्स होगा, ठीक है ना, और ये 0 to a हो जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट 0 to l लिखे हुए है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 2/l तो बाहर आ जाएगा जब ये वैल्यूज पुट करोगे, और एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है ना, n पाई x अपॉन l और इंटू डी एक्स, ठीक है। तो फिर से इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसे 0 to l लिखा गया है ये, ठीक है ना, तो 2/l, ठीक है, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और 1 माइनस कॉस 2n पाई x अपॉन l, ठीक है, cos 2n पाई x अपॉन l और इंटू डी एक्स, ठीक है ना, 0 to l, ठीक है ना, ये दैट्स व्हाट वी गेट, और डिवाइड बाय 2 फिर से यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/l हो गया, और यहाँ से फिर वही इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये आ जाएगा l, पहला टर्म तो आ जाएगा यहाँ पे l³/3, ठीक है ना, यही आएगा ना एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, तो l³/3। अब दूसरा टर्म इसमें मेन है, ठीक है ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और कॉस 2n पाई x अपॉन l और इंटू डी एक्स, ठीक है, 0 to l, ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है हमें, तो ओके,
तो ये जनरल डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आ भी जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, नेट के एग्जाम में, मतलब एटलीस्ट ये जस्ट TFR में जनरल भी आ जा सकता है ये निकालने के लिए। कुछ बुक्स में कैलकुलेटेड भी होता है ना, मान लो किसी को दिख गया आंसर, फाइनल आंसर दिख गया, वो पता चला ऑप्शन में वही डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हमें इवेलुएट करना है, तो देखो इसको हम अलग से लिख करके इवेलुएट करते हैं, ठीक है ना। लेट अस कॉल इट 1, ठीक है। ये हम लोग निकाल रहे थे एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉस और यहाँ से 2n पाई x अपॉन l है, ठीक है ना, ये और इंटू dx, इसी पे हमें हमारा फोकस है। तो अभी देखिए ये बाहर जाएगा ना, ये 0 to l है, तो एक्स स्क्वायर को आउट करोगे, ठीक है, यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन बन जाएगा ये साइन 2n पाई x अपॉन l, ठीक है ना। ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट लगा दोगे इसमें 0 to l और कुछ डिवीजन के फैक्टर्स आएंगे, ये l अपॉन यहाँ पे l अपॉन 2n पाई, ठीक है ना, ये x का जो कोएफिशिएंट है ना उससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला टर्म जो है ना हमारा 0 हो जाएगा एक्चुअल में। ये देखो x l पुट करने से sin 2n पाई 0 होता है, 0 पुट करने से भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 बाई ये वाला फैक्टर तो मल्टीपल रहेगा में रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन से 2 आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई n पाई होगा, है ना। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन से x आ जाएगा और फिर यहाँ पे होगा साइन 2n पाई साइन 2n पाई x अपॉन l, ठीक है, और इंटू dx, और ये हो गया 0 to l, ठीक है। नाउ यू सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली फिर से x को आउट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये अब आ जाएगा यहाँ पे मल्टीपल जो होगा ना वो 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर 2n पाई होगा ना, और बाई ऊपर में l आ जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट, ठीक है। और x आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है ना, और साइन के इंटीग्रेशन से माइनस कॉस होगा, तो ये बेसिकली कॉस बन जाएगा या माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2n पाई x अपॉन l, और ये लिमिट है 0 to l, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे ये फैक्टर तो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अब यहाँ माइनस होगा और ठीक है ना, ये फैक्टर तो होगा ही यहाँ पे l अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर और l स्क्वायर, सॉरी ये फैक्टर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, दिस फैक्टर विल बी देयर, ओके। अब एक बार इंटीग्रेशन हो जाने के बाद, ठीक है ना, ये कॉस में कन्वर्ट हो चुका है, कॉस 2n पाई x बाई l, ठीक है। अब एक बार और इंटीग्रेशन करना होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना, और x का डेरिवेटिव से तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी गेट। तो अब आप देखिए यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन बन जाएगा, ठीक है ना, तो 2n पाई एक बार और आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोग कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो साइन बन जाएगा ये, और फिर लिमिट लगाने पे ये टर्म 0 आ जाएगा, दिस टर्म विल बी 0 एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए l जब पुट करेंगे ना तो ये बन जाएगा l और l कैंसिल हो जाएगा, cos 2n पाई हमेशा 1 होता है, तो इससे आंसर ये आ रहा है l अपॉन, ठीक है ना, यहाँ से एक l आएगा और एक l ये, तो l स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ये रिजल्ट आ रहा है, दिस टर्म विल बिकम 0, ओके, बिकॉज कॉस इंटीग्रेशन विल गिव यू साइन, और साइन अपर लोअर दोनों लिमिट में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट, हाँ क्या कह रहे हो, L क्यूब से l क्यूब आ रहा है, यस सर। अच्छा हाँ l क्यूब आएगा, यहाँ पे हम l से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, l स्क्वायर और यहाँ पे l क्यूब, ठीक है, यहाँ पे एक l आएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, ये पहले से l भी था ना यहाँ पे, इधर ये, अच्छा इधर वाला l छूटा था हमारा यहाँ पे, है ना, ये वाला l छूट गया था यहाँ पे, ये जो था ये l, ठीक है, तो फिर से यहाँ से l आया तो l ये आ गया, तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा। देखो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा x निकालना है, तो अब पहले देखो यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन किया ना हमने, सॉरी, तो इसको पहले पूरा कंप्लीट तो लिख दे। देखो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल रहे थे यहाँ पे, देखो 1 में, तो ये इंटीग्रेशन निकल गया हमारा, ठीक है ना, तो ये 1 बाई l था, और इधर से देखो l क्यूब बाई 3 है, और माइनस यहाँ से निकल गया l क्यूब अपॉन 2n स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ठीक है ना, तो l से कैंसिलेशन हो जाएगा, तो ये l स्क्वायर बाई 3 हो गया, और माइनस l क्यूब, सॉरी l स्क्वायर ये भी हो जाएगा, l स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर और पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, दैट्स द एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हम लोग डेल्टा एक्स निकालेंगे ना, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू और माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, तो दैट कम्स आउट टू बी, आप यहाँ से देखिए ये l क्यूब बाई 3 है माइनस l स्क्वायर है, l स्क्वायर, ठीक है ना, l स्क्वायर बाई 3 और l स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर और पाई स्क्वायर है, ठीक है,
और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स जो है ना वो L/2 दिया हुआ है, तो ये -L²/4 हो जाएगा। तो इन दोनों का सब ये एलसीएम ले लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, रूट अंडर L²/12, ठीक है ना, -L²/2n² पाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू L और रूट अंडर 1/12 और -1/, ठीक है, 2n² और पाई स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका आंसर है, ठीक है ना। तो देखो ये छोटा सा क्या मतलब रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट इज नॉट टू बिग, ओके। तो ये बहुत सारी बुक्स में एक्चुअली निकाला हुआ है, तो इसको जानते हो, मतलब एक बार कैलकुलेशन किया हुआ होना चाहिए। एग्जाम में आ गया मान लो याद नहीं है तो कम से कम कैलकुलेट करके तो लिख सकते हो ना, आ सकता है, क्योंकि कई बुक्स में ये कैलकुलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। अच्छा देखो एक मिनट, अभी हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे ना, उसमें आप नोटिस करिए कि हम लोग p² का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे थे, एक बात देखो, हम इसको जस्ट अभी देखो लर्निंग स्टेज है ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कुछ कैलकुलेशन। देखो इसमें ऐसा हो रहा है कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p को एनर्जी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा हो पाएगा, दिस मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, ओके। तो क्या कहते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर जो है ना आपको जैसे ये एनर्जी से रिलेट हो जा रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये समथिंग है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कुछ ऐसा केस आ गया कि जहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पे 0 होने की वजह से ये डायरेक्ट इससे रिलेट हो गया ना, ठीक है। और कभी अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, उसमें एक्स का पावर समथिंग दिया हुआ था, तो उसमें वीरियल थ्योरम लग गया, हम लोग लास्ट क्लास में वीरियल थ्योरम लगाए थे, ठीक है ना। लेकिन कभी मान लो ऐसा केस आ गया कि वीरियल थ्योरम भी आप नहीं लगा पा रहे हो, जैसे मान लो पोटेंशियल जो है ना कुछ अलग सा दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस टाइप का कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें वीरियल थ्योरम आप नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जानते हो आपको फिर p² निकालना पड़ सकता है, यू विल हैव टू कैलकुलेट p² एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो फिर कैसे निकालेंगे p² एक्सपेक्टेशन वैल्यू, देखो वो हम आपको अलग से एक कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब विदाउट यूजिंग एनर्जी हाउ टू कैलकुलेट p² एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें देखो p² एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब p का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि p तो रियल वेव फंक्शन में 0 हो ही रहा है, ठीक है ना। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी को बिना यूज किए हुए, अभी एनर्जी से निकाल रहे थे ना। तो देखिए आप p² एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखते हो ना, तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ψ*, ठीक है ना, और बेसिकली यहाँ पे p² आप लिखोगे और ये साई हो गया, ठीक है ना। तो ये 0 to L है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे कि हम p का वैल्यू लिखेंगे -p² का वैल्यू, ये ऑपरेटर है यहाँ पे बीच में, ये जो आ रहा है ना ये ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो ये -h²/2m लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ψ*, और फिर यहाँ पे आ जाएगा d2 ψ/dx²। 2m आएगा? हाँ नहीं हाँ 2m नहीं आएगा, ठीक है, 2m नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि p का वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं p² = -h² और d2 ψ/d2/dx², बस यही है। काइनेटिक एनर्जी जब लिखते हैं ना तो p²/2m वो ध्यान में था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2m नहीं है, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली रिजल्ट। तो आप देखिए इसको आप क्या करोगे, देखो एक मिनट, यहाँ पे -h² है और ये लिखा हुआ है इस तरह से डबल डेरिवेटिव और इंटू dx है, तो इसको आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप देखो यहाँ पे ψ* को बाहर कर दोगे ऐसे ψ*, ठीक है ना, ये आउट हो गया, और इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये ∂ψ/∂x हो जाएगा, ठीक है ना, ∂ψ/∂x, ओके। और यहाँ पे अब लिमिट लगाओगे 0 to a, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, या 0 to L जो भी है। तो देखो ये वेव फंक्शन है ना, यहाँ पे इसमें आप एक बार L पुट करोगे एक बार 0, तो ये बाउंड्री है, तो दोनों जगह पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। साई आप ध्यान रखोगे, ψ* जो है ना वो 0 पे भी 0 है और ψ* जो है वो L पे भी 0 है, ठीक है ना, तो इसीलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो माइनस था, अब सेकंड टर्म में माइनस आता है ना बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा ∂ψ*, ठीक है, बाई ∂x, और ये हो गया ∂ψ/∂x और इंटू dx। तो ये बेसिकली आप देखो ये तो हमेशा 0 होगा, तो इसीलिए देखो हम आपको बता रहे हैं कि कभी भी p² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है ना तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो ये जो है ना मिलकर के हो जाएगा ∂ψ/∂x, ठीक है ना, ठीक है, ∂ψ/∂x mod स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके, इफ यू वांट टू कैलकुलेट p² एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो आप डायरेक्टली
देखो अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये अभी आपको लग रहा होगा कि इतना करने की क्या जरूरत थी, हम डायरेक्ट यहाँ पे वेव फंक्शन को पुट करेंगे, साइन फंक्शन ही तो है, साइन को 2 बार डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, वी कैन डिफरेंशिएट साइन फंक्शन 2 टाइम्स, ओके। तो साइन से कॉस आएगा, कॉस से साइन आ जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अभी नहीं है प्रॉब्लम, बाद में वेव फंक्शन अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा ना तो वहां पे ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे कि आप पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है ना। दिस डेल साई बाय डेल एक्स मॉड स्क्वायर, ओके। ये दोनों बेसिकली दोनों का प्रोडक्ट को मॉड स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो ये है सर एक बेसिकली। एच का डिस्कस छूट गया सर। अच्छा हाँ, वो एच कट स्क्वायर छूट गया था, यहाँ पे एच कट स्क्वायर लिख दोगे, यहाँ पे एच कट स्क्वायर, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है ना। सो दिस यू कैन राइट डायरेक्टली, ओके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं इस केस में, तो देखो यहाँ से तो हमारा साई जो है बेसिकली, अगर इफ ऐसे लिख देते हैं, इफ साई इज इक्वल टू साई एन है और दैट इज इक्वल टू √2/a, और यहाँ पे साइन एन पाई एक्स अपॉन एल है, तो इस केस में तो आप देखो हम पहले वाले से ही निकालेंगे ना अगर यहाँ पे, तो ये जो है d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, तो इसी से तो हमारा आ जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये माइनस साइन के साथ आएगा, अपॉन एल स्क्वायर, और फिर से साई आ जाएगा, यू विल गेट बैक साई, ओके। क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार साइन से कॉस और कॉस से माइनस साइन, तो ये कोएफिशिएंट्स बाहर आ गया और ये वापस साइन बन गया। तो हम देखो यहाँ पे पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से साई स्टार, और फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पी स्क्वायर, और ये साई लिखा गया dx, तो हम पी स्क्वायर का वैल्यू जब लिख रहे हैं माइनस एच बार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साई स्टार, और ये हो गया d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ये dx हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू गेट। तो यहाँ से देखिए माइनस एच बार स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अपॉन एल स्क्वायर भी बाहर आ गया, और यहाँ पे ये साई स्टार है, और ये साई अंदर रह जाएगा, ठीक है ना, और इंटू डी एक्स, ये इसका वैल्यू हमने पुट किया तो उसमें साई है ना, तो साई अंदर रह गया। अब ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, तो ये 1 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू डायरेक्ट ये आ गया, आप देखो यहाँ से पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो वही हम लोग पहले भी लिखे हुए थे, ठीक है ना, तो वही आंसर आ रहा है। बट एटलीस्ट जानते हो, एक मतलब हैबिट होनी चाहिए कि ऐसे भी निकल सकता है। मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में एनर्जी पता ही नहीं है आपको, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो पार्टिकल, एक्चुअली इसकी जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है, देखिए हम इसलिए इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं ना, कि अभी पार्टिकल इन बॉक्स आप पढ़ रहे हो, पार्टिकल इन बॉक्स में आप जानते हो कि एनर्जी इतनी होती है, ठीक है। देखो तो आपने पी स्क्वायर को एनर्जी से रिलेट करके निकाल दिया। अब मान लो कोई और सिस्टम है, उसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, मान लो वेरियल थ्योरम लग जाएगा, लेकिन अब मान लीजिए एनर्जी नहीं जानते हैं आप, इफ यू डू नॉट नो द एनर्जी, तो फिर ये कैलकुलेट कैसे करोगे। तो अदर पोटेंशियल में आपको तो यही यही मेथड लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि एनर्जी नोन नहीं होता है, एनर्जी नोन नहीं होता है, एनर्जी मेथड नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए पी स्क्वायर विदाउट यूजिंग एनर्जी ये बताया गया, ठीक है। तो इसमें ये कई जगह पे यूजफुल होगा, पर्टिकुलरली उस केस में यूजफुल होगा ना जहाँ पे वेव फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना, उस केस में ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। इसको यूज करेंगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आप लोगों का बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अब आप जाकर एक्सपेक्ट जो भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है ना, उसमें देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन वैल्यू के हैं, अनसर्टेनिटी के हैं, तो अब आप वो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 1D पोटेंशियल के दिए हुए हैं ना, क्योंकि पॉस्टुलेट्स भी हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है ना, तो अदर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके देखिए, जो नहीं होगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। किसी को अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हम आपको दिखाते हैं, देखो क्वेश्चन जो है ना थोड़े से मतलब कैलकुलेटिव पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली नेट एग्जाम में हम आपको बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का आता है वेव फंक्शन से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ओके। देखो हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन, ये है ना,
इसमें देखो जैसे वन डायमेंशन पोटेंशियल, मल्टी डायमेंशन पोटेंशियल, ठीक है ना, ये सब हो गया आपका, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया, वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। चलो इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी पोटेंशियल बैरियर नहीं बताया गया है, फाइनाइट पोटेंशियल नहीं बताया गया है, तो अभी उसको छोड़ दोगे आप लोग, ठीक है ना। सर पैरिटी पैरिटी वगैरह बताएंगे। पैरिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो हम आपको बता ही दिए ना, कि पोटेंशियल जब सिमेट्रिक होता है, ये बताया कि नहीं बताया, पोटेंशियल सिमेट्रिक होता है, वेव फंक्शन कैसा होता है व्हेन पोटेंशियल इज सिमेट्रिक, आइदर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। हाँ मतलब वही आइदर इवन फंक्शन मतलब सिमेट्रिक हो गया, और ऑड फंक्शन मतलब एंटी सिमेट्रिक, तो इसी को तो पैरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। यही पैरिटी है, ठीक है। तो ये बाद में हम लोग और डिस्कस करेंगे, मतलब जब हाइड्रोजन एटम वगैरह पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये सब तो अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो सभी, है ना। सर जैम के सिलेबस में अभी सिर्फ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हाँ वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ रह रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग का हो गया है जैम के पॉइंट से। ओके सर। इसमें ऐसा ज्यादा पूछा नहीं गया है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है ना उस टाइप का निकालने के लिए बोला गया है इसमें, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना, मतलब लीनियर सुपरपोजिशन में। वो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन अभी दिखे नहीं है हमको, इसमें नहीं है। एक मिनट देखें जरा दूसरे वाले में। फिर वही आ गया, क्या कह रहे हो। ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल इसमें देखें जरा। हाँ एक मिनट, हाँ इसमें है देखो कुछ क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये है प्रोबेबिलिटी निकालना है बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। तो ये सब प्रोबेबिलिटी में तो इंटीग्रेशन ही आ जाएगा ना। तो इसमें निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये सब बोला है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है ना। देखो इसमें देखो ये जैसे दे दिया है ना, देखो ये वेव फंक्शन दे दिया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, तो ये सब में आपको अभी जो बताया जा रहा है ना वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें वो एनर्जी वाला नहीं डाल सकते मतलब। इसमें देखो क्या है, हाँ लग जाएगा, एनर्जी से भी लग जाएगा, ठीक है ना। वो करके देख लोगे जैसे भी लगेगा। ठीक, कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे वेव फंक्शन जो है ना अलग सा दिया हुआ रहता है, ठीक है। हाँ देखो जैसे ये है, आप देखो नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ और फॉलोइंग करेक्ट। अच्छा ये तो वेव फंक्शन देके पोटेंशियल निकालने के लिए, तो ये हम आपको बताया था ना, वेव फंक्शन देके पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाता है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में डायरेक्ट इसको पुट कर दोगे, ठीक है ना। वेव फंक्शन को तो पोटेंशियल निकल जाएगा, तो ये तो श्रोडिंगर इक्वेशन से आ जाएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जानते हो एनर्जी पता नहीं होता है, ठीक है ना, और आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो फिर वहां पे अभी जो तरीका बता रहे थे ना उसी से निकलेगा। जैम में आया हुआ ऐसा इक्वेशन आप जो बता रहे हैं। हाँ देखो जैसे इसमें ये क्वेश्चन है ना, आप देखो ये 62 नंबर, देखो जैसे ये देखो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है ऐसा क्वेश्चन। देखो जैसे ये इस ऑपरेटर का हमें बोला जा रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर दिस, ठीक है ना, इन द स्टेट। अब ये स्टेट दे दिया है, ठीक है ना। तो अब ये स्टेट जो है ना नॉर्मलाइज्ड स्टेट नहीं है, ध्यान रखोगे, दिस इज नॉट ए नॉर्मलाइज्ड स्टेट, समझ रहे हो ना। ये इन जनरल आपको पता नहीं है कि नॉर्मलाइज्ड स्टेट है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 62 के पॉइंट में से हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है ना, तो ये ऐसे लिखना होगा, देखो ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 62, इसमें हमें d2/dx², ये जो स्टेट है इसका, सॉरी ऑपरेटर है, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा साई स्टार, ठीक है, और फिर यहाँ पे d2/dx² आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे साई आ गया, ठीक है ना, साई, और बेसिकली और ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फिर आपको साई स्टार साई, ठीक है, साई स्टार साई इंटीग्रेट इससे
डिवाइड करना होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगा। तो ये जब नॉर्म हमें पता है, ये बता चुके हैं आप लोग को पॉस्टुलेट में कि जब वे फंक्शन जो है हमें डाउट भी होगा ना अगर कि नॉर्मलाइज है कि नहीं है, तो वो नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है ना, ये साई स्टार साई से डिवाइड करना पड़ेगा, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जैसा है, ठीक है ना। तो ये 62 नंबर क्वेश्चन जो असाइनमेंट में है ना मल्टी डायमेंशन पोटेंशियल में, उसको आप देख लोगे ये। अब देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन वगैरह डिफिकल्ट, अभी जो हम आपको गामा फंक्शन बताया ना स्टार्टिंग में, उसका यूज होगा यहाँ पे। देखो ये इंटीग्रेशन वैसा ही है यहाँ पे, ठीक है। गामा फंक्शन जो बता रहे थे यहाँ पे, किधर से लगे ये, हाँ ये देखो ये है ना, देखो यही वाला फंक्शन तो दिया हुआ है आपका e टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो ये लगा दोगे डायरेक्ट, ठीक है। इसीलिए ये यूजफुल है, ये इंटीग्रेशन को ध्यान रखोगे, ये यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस इंटीग्रेशन को लगा करके आप कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको करके देख लोगे आप लोग, बस इंटीग्रेशन ही है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को आप एनर्जी की हेल्प से नहीं कर सकते हो ना, तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। आप देख रहे हो ना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम चलो, हाँ नॉर्मलाइज्ड होगा तो आई मीन नॉर्मलाइज्ड होगा तो ये नॉर्मलाइज होगा तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। नहीं आप ऐसे लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा ना, क्योंकि नॉर्मलाइज होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको जानते हो, ये अब वही बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करोगे ना, तो ये बेसिकली ऐसा बन जाएगा। देखो वहां पे माइनस एच बार स्क्वायर था ना, तो वो प्लस हो गया था, तो ये जानते हो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो एक बार बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करोगे ना, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बेसिकली माइनस आ जाएगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी साई बाई डी एक्स मॉडुलस का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। और डी एक्स, और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ पे हो जाएगा साई मॉडुलस का होल स्क्वायर और डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस, ऐसे लिख सकते हो आप। समझ में आया सभी को। एक बार बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो लिमिट मतलब बाउंड्री पे ये वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, तो दूसरा वाला फिर ये डिफरेंशिएट होगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, देखो एक्सपोनेंशियल में ऐसे e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने से अच्छा है कि आप ऐसे करो, तो इससे ज्यादा आसान होगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो इससे बहुत इजीली हो जाएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखोगे कि डबल डेरिवेटिव अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में आ रहा है ना, e का पावर माइनस स्क्वायर में 2 बार डिफरेंशिएट करने से ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ऐसा मत करोगे, इसको जो है ना ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा आसान होगा, ओके। करके देख लोगे आप, ठीक है। इसका क्या आंसर आ रहा है देखोगे, मैच नहीं करेगा तो फिर हम करा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर पहले आप लोग प्रॉब्लम अटेम्प्ट करके आइए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल जो क्लास है, ठीक है, तो प्रॉब्लम अटेम्प्ट करके आओगे, जो नहीं बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके एक क्लास के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है।